जब अर्थ अपग्रेड होने लगती है और पूरी ह्यूमैनिटी को रेफ्यूज के लिए दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है, तब सिर्फ मैं ही पीछे रह जाता हूँ। यहाँ तक कि गॉड्स भी मेरी मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकते, और इसकी वजह है मेरे शरीर में मौजूद एक खास ट्रेट। कुछ ही पल पहले मैंने देखा कि स्कूल, सड़कें और मेरा घर सब पूरी तरह खाली हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर इंसान उसी पल गायब हो गया हो और समय भी ठीक 2:45 पर रुक चुका था। मैं अभी भी उलझन में खड़ा था कि तभी मेरे पीछे सफेद कपड़ों में एक एंजल दिखाई दी। उसने मुझे पूरी सच्चाई बताई। अर्थ के एक्सपीरियंस पॉइंट्स पूरी तरह मैक्स हो चुके थे और अब उसे अगले स्टेज में इवॉल्व होना था। इसके लिए समय 10 साल तक फ्रीज रहेगा। तब तक डिवाइन पावर पूरी दुनिया में फैल जाएगी और इंसान भी एंजल्स जैसे हायर बीइंग्स की तरह स्टेटस विंडो का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे वे यूनिवर्स और खुद के छिपे हुए सीक्रेट्स को देख पाएंगे। लेकिन अर्थ का अपग्रेड होते ही यह कैटेक्लिज्म इरा में भी प्रवेश करेगी। ह्यूमैनिटी को खत्म होने से बचाने के लिए गॉड्स ने सभी इंसानों को एक दूसरी दुनिया में भेज दिया था, ताकि वे वहां डिवाइन पावर सीख सकें, ट्रेनिंग कर सकें और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर सकें। लेकिन मेरे पास स्टेल्थ नाम की एक स्पेशल स्किल थी। इसी वजह से गॉड्स मेरी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाए और मुझे अर्थ पर ही पीछे छोड़ दिया। मेरी भरपाई के तौर पर गॉड्स की मैसेंजर रिटा अगले 10 साल मेरे साथ रहने वाली थी। हालांकि अभी अर्थ डिवाइन पावरलेस फेज में थी, इसलिए मैं डिवाइन पावर सीख ही नहीं सकता था। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने शरीर को लगातार ट्रेन करना। इन 10 सालों के दौरान मेरे खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी रिटा ने संभाल ली, यहाँ तक कि मुझे बर्तन धोने की भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अब मैंने स्पीयर टेक्निक सीखना शुरू कर दिया था और रिटा मेरे पास रहकर मुझे गाइड करती थी। पता ही नहीं चला और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते हुए मुझे 4 साल हो चुके थे। आज रिटा ने अचानक मेरे साथ स्पार करने का सुझाव दिया। मैं 9 साल की जमा की हुई ताकत के साथ पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन रिटा ने बस लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और मैं उसी पल जमीन पर जा गिरा। इसके बाद रिटा ने मुझे अपना परमानेंट स्पारिंग पार्टनर बनने का प्रस्ताव दिया। मैं अंदर से बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसके ब्रूटल ट्रेनिंग को सहते हुए एक और पूरा साल निकाल दिया और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 10 साल बाद मैंने खुद को ठीक से तैयार किया। अब एक नई शुरुआत का स्वागत करने का समय था। रिटा से गर्मजोशी से विदा लेने के बाद मैं उसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहां 10 साल पहले सभी लोग गायब हुए थे। रिटा से अलग होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कम से कम अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट सकता था। मैंने इंतजार किया। 1 घंटा बीत गया, फिर कई घंटे बीत गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। तभी रिटा मेरे पीछे दिखाई दी। उसके चेहरे पर अजीब सी झिझक थी। शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। ये सुनते ही मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैं 10 साल तक इंतजार कर चुका था। क्या अब मुझे और 10 साल इंतजार करना होगा या फिर 100 साल? 10 साल और बीत गए, फिर 20 साल, फिर 50 साल, लेकिन फिर भी कोई वापस नहीं आया। मेरी फिजिक और स्पीयर स्किल्स अब लगभग पूर्णता तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन अब मुझे अपने माता पिता के चेहरे भी ठीक से याद नहीं थे। 50 साल तक लगातार इंतजार करने से मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत जरूर बन चुका था, लेकिन आखिर मैं और कितने समय तक ऐसा कर सकता था? क्या लोग कभी वापस आएंगे? मैं बार बार वही मार्शल आर्ट्स ड्रिल्स दोहराते दोहराते पूरी तरह थक चुका था, लेकिन रिटा मुझे हार मानने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि कैटेक्लिज्म किसी भी समय शुरू हो सकता था। मैंने आखिरकार उससे कहा, अब से मैं अपना समय पढ़ने में लगाऊंगा। एक ही काम को हमेशा दोहराते रहना मुझे और जल्दी तोड़ देगा। उस दिन के बाद से मेरी पूरी दिनचर्या बदल गई। मैं पूरे दिन पढ़ता रहता, नॉवल से लेकर बिजनेस बुक्स तक, फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री और न जाने कितने दूसरे सब्जेक्ट्स। धीरे धीरे मैंने लाइब्रेरी की हर किताब पढ़ डाली। जब वहां पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तब मैंने फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना शुरू कर दिया। आखिरकार रिटा और मैंने इस मोनोटोनस जिंदगी से थोड़ी राहत पाने के लिए पूरी दुनिया की यात्रा करने का फैसला किया। हम एक एक करके हर देश में गए और जहां भी जाते वहां मौजूद किताबें पढ़ता जाता। इस तरह दुनिया की यात्रा करते हुए मैंने धीरे धीरे इस पूरे ग्रह की हर किताब पढ़ डाली। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन मेरे पास थकान की शिकायत करने का भी समय नहीं है। कैटेक्लिज्म आने से पहले अभी बहुत कुछ तैयार करना बाकी है। रिटा ने कभी नहीं सोचा था कि सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी मैं इस बात पर अडिग रहूंगा कि इंसानियत वापस जरूर लौटेगी। वो चुपचाप प्रार्थना करती है और देवताओं से विनती करती है कि मेरे टूटने की हद तक पहुंचने से पहले ही सबको वापस भेज दें। वह मुझे जिंदगी से हार मानते हुए नहीं देखना चाहती। हर किताब खत्म करने के बाद मैं कुछ नया सीखना शुरू कर देता हूँ। अब मैं बुचरी सीखने लगा हूँ। जब मैं एक जंगली सुअर को काटने और उसका मांस तैयार करने में व्यस्त था, तब रिटा ने बताया कि 274 साल बीत चुके हैं। एक एंजल के लिए भी इतना लंबा समय बहुत ज्यादा होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने लंबे समय तक भविष्य की तैयारी करता रहूंगा, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने बुचरी के काम पर ध्यान लगाए रखा। 300वें साल तक मैंने बुचरी में पूरी तरह महारत हासिल कर ली। इसके बाद मैंने ब्लैकस्मिथिंग सीखना शुरू किया, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी मैं सिर्फ एक सॉर्ड ही बना पाया। रिटा हंसते हुए कहती है कि शायद वो सॉर्ड मूली तक नहीं काट पाएगी। भले ही वो मुझे सामने से चिढ़ाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस सॉर्ड को यादगार के तौर पर अपने पास रखना चाहती है। अगले 50 सालों में मैंने तरह तरह के वेपन्स बनाए, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। इसके बाद एक और पूरी सदी बीत गई, तब जाकर मैं आखिरकार एक परफेक्ट स्पीयर बनाने में सफल हुआ। बुचरी और ब्लैकस्मिथिंग दोनों में महारत हासिल करने के बाद मैं फिर से मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई में लौट आया।
अब मुझे इस बात की भी परवाह नहीं रही कि कौन सा साल चल रहा है या कौन सा महीना। अच्छी बात बस इतनी थी कि रिटा हमेशा मेरे साथ थी। लेकिन जैसे जैसे इंसानियत के वापस लौटने की उम्मीद बार बार टूटती गई, रिटा को मेरी चिंता होने लगी। अगर मैं निराशा की आखिरी सीमा तक पहुंच गया तो क्या होगा? काश वो मुझे कोशिश करने के लिए कोई नया अनुभव दे पाती। बहुत देर तक सोचने के बाद रिता को अचानक एहसास हुआ कि शायद एक ही चीज है जिसका मैंने कभी अनुभव नहीं किया था, एक पुरुष और महिला के बीच का प्रेम। ये ख्याल आते ही रिता का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसे लगा जैसे वो अपना दिमाग खो चुकी है। आखिर एक एंजल के मन में ऐसा बेतुका ख्याल कैसे आ सकता था? लेकिन रिता ने मन ही मन सोचा, अगर मैं तैयार हूं तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तभी मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया और मैंने तुरंत रिटा को आवाज दी। रिटा के उलझन में मेरी तरफ देखने पर मैंने उसकी कमर पर लटक रही सॉर्ड की ओर इशारा किया, वही सॉर्ड जिसे उसने यादगार के तौर पर अपने पास रखा था। लेकिन अचानक वो सॉर्ड अपने आप हवा में उड़ने लगी। रिटा घबरा गई और उसके पीछे भागने लगी। उसी पल मेरे कपड़े अचानक वापस वैसे ही बदलने लगे जैसे वे पहले थे। दिन का समय रुक गया और मेरे आसपास की हर चीज धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में लौटने लगी। रिता देवताओं से विनती करने लगी कि वे उसकी सॉर्ड को उससे दूर न करें। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसे एहसास हुआ कि कैटेक्लिज्म का दौर पहले ही शुरू हो चुका था। उसके नीचे मैं भी धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। रिटा मुझे ठीक से अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन वो भी देवताओं की शक्ति का विरोध नहीं कर सकती थी। इन 1000 सालों में हमारे बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था, और जब रिटा को मुझसे दूर खींचा जाने लगा तब उसके आखिरी शब्द एक शिकायत थे। आखिर में हम किस भी नहीं कर पाए। मैं बस चुपचाप उसे खुद से दूर और दूर जाते हुए देखता रहा। रिटा के चले जाने से मेरा दिल टूट गया। मुझे याद आया, एक बार उसने कहा था वो एक एंजल है, एक हायर बीइंग। तो क्या अगर मैं भी एक हायर बीइंग बन जाऊं तो मैं रिटा को फिर से देख पाऊंगा? दुनिया का रीसेट आखिरकार खत्म हो गया। लोग एक एक करके वापस लौटने लगे। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तब तक सड़कें लोगों से पूरी तरह भर चुकी थीं। मेरे सामने एक स्टेटस विंडो दिखाई दी। हर कोई पिछले 10 सालों के अपने अनुभवों के बारे में बात कर रहा था। दूसरे शब्दों में उन सभी के पास 10 साल तक डिवाइन पावर की ट्रेनिंग करने का समय था, जबकि मैं उनसे पूरे 1000 साल पीछे था। लेकिन इस समय मुझे सिर्फ अपने माता पिता से मिलना था, क्योंकि मैं लगभग भूल चुका था कि वे दिखते कैसे थे। जब मैं घर पहुंचा तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी, और जैसे ही मैंने माम को देखा मेरी सारी पुरानी यादें एक साथ वापस लौट आईं। पूरे 1000 साल बीत जाने के बाद भी हमारे बीच जरा भी दूरी नहीं थी। यहां तक कि साथ बैठकर डिनर करने का दृश्य भी बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा था। बस एक फर्क था, अब माम और डैड की सारी बातें उस दूसरी दुनिया में बिताए समय के बारे में थीं। जब उन्होंने मुझसे मेरे अनुभव के बारे में पूछा तो मैं नहीं चाहता था कि उन्हें मेरी चिंता हो, इसलिए मैंने बात को टालते हुए बस कुछ अस्पष्ट जवाब दे दिए। उनके मुताबिक 10 साल की ट्रेनिंग के बाद भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिवाइन पावर पर सच में महारत हासिल की है। हम देर रात तक बातें करते रहे, फिर मैं अनमने मन से अपने कमरे में वापस चला गया। तभी मेरी नजर उस स्पीयर पर पड़ी जिसे बनाने में मुझे पूरी 1 सदी लगी थी। रिसेट के बाद भी वो गायब नहीं हुआ था। इसका एक ही कारण मैं सोच सकता था, रिटा। खैर जो भी हो, यह अच्छी खबर थी। जब मुझे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा तब मुझे कोई नया वेपन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैंने स्टेटस विंडो खोली और देखा कि इस आयरन स्पीयर के अटैक पॉइंट्स 800 हैं, तो मुझे सच में समझ नहीं आया कि ये ज्यादा है या कम। इसलिए मैंने ऑनलाइन जाकर उन लोगों की साझा की हुई जानकारी देखनी शुरू की जो दूसरी दुनिया से लौटे थे। सबसे पहले मैंने लेवल से जुड़ी जानकारी छांटी। लेवल 1 से 5 तक सिर्फ आम इंसानों के स्तर माने जाते हैं। पता चला कि दूसरी दुनिया में सोल्जर्स की भर्ती के लिए आमतौर पर लेवल 7 का स्टैंडर्ड रखा जाता। लेवल 10 से ऊपर पहुंचने पर स्वॉर्ड्समैन या आर्चर जैसी क्लासेस अनलॉक की जा सकती हैं। जब कोई लेवल 50 तक पहुंचता है तब उसे सेकंड क्लास एडवांसमेंट का मौका मिलता है। इसे असली एक्सपर्ट बनने की निशानी माना जाता है। लेवल 100 पर पहुंचने के बाद थर्ड क्लास एडवांसमेंट किया जा सकता है, और इस थर्ड एडवांसमेंट के बाद लेवल बढ़ाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन लगभग किसी ने यह दावा नहीं किया था कि उसने किसी फोर्थ एडवांसमेंट वाले इंसान को देखा है, लेकिन इसके बारे में तरह तरह की बातें जरूर थीं। कुछ लोगों का कहना था कि सिर्फ ड्रैगन्स जैसे हाई टियर मॉन्स्टर्स ही फोर्थ या यहां तक कि 5th क्लास एडवांसमेंट तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल मैं इतनी ही जानकारी इकट्ठी कर पाया था। बाकी चीजों के बारे में मैं कल स्कूल में पता लगाऊंगा। दुनिया भले ही पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन किसी तरह मेरी जिंदगी अभी भी पहले जैसी ही लग रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने धीरे से रिटा का नाम लिया। मुझे सच में उसकी बहुत याद आती है। अगले ही पल अचानक एक आवाज सुनाई दी। अगर रिटा ने तुम्हें ये कहते हुए सुन लिया तो वो बहुत खुश होगी। और उसी के बाद मेरे सामने एक छोटी सी एंजल दिखाई दी। उसका नाम लीसा था। वो गॉड द्वारा भेजी गई एक एंजल थी जिसका काम मुझे डिवाइन पावर इस्तेमाल करना सिखाना था, ताकि मेरे छूटे हुए 10 साल की भरपाई हो सके। और ये सब रिटा के बिना मुमकिन नहीं होता। रिटा ने देवताओं के सामने रोते हुए कहा था कि मैं अर्थ पर पूरे 1000 साल अकेला रहा हूं, जबकि बाकी लोगों के पास डिवाइन पावर इस्तेमाल करने का मौका है। इसलिए सबके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए रिटा ने देवताओं से मेरे लिए मदद मांगी थी। रिटा की विनती पर देवताओं ने लिसा को मेरी मदद करने के लिए यहां भेज दिया। जो पीछे छूट गया है, जल्दी से डिवाइन पावर में आगे बढ़ो। रिटा खुद मेरे पास नहीं आ सकती थी,
क्योंकि हायर अप्स नहीं चाहते थे कि एंजल्स और ह्यूमंस एक दूसरे के बहुत करीब आएं। कुछ देर मुझे देखने के बाद लीसा हैरान हो गई। मैं रिटा की बताई हुई बातों से काफी अलग था। मेरे शरीर में इतनी ताकत थी कि शायद किसी एंजल को भेजने की जरूरत ही नहीं थी। लो टियर मॉन्स्टर्स शायद मेरे एक पंच तक को भी सहन नहीं कर पाते। अब लीसा को एहसास हुआ कि रिटा ने उसके साथ चाल चली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक एंजल जिसे मासूम होना चाहिए इतनी चालाकी कर सकती है। लेकिन अब जब उसने ये काम स्वीकार कर लिया था तो आने वाले दिनों में लीसा ने मेरी डिवाइन पावर के साथ तालमेल बैठाने में मदद करने का फैसला किया। वह एक हायर बीइंग एंजल थी, इसलिए सिर्फ मेरे पास रहकर ही वह मेरे शरीर के अंदर मौजूद डिवाइन पावर को सक्रिय कर सकती थी और डिवाइन पावर को समझने तथा उसे कंट्रोल करने की मेरी क्षमता को 10 गुना बढ़ा सकती थी। डिवाइन पावर के बिना वाले दौर में रिता के साथ बिताए पूरे 1000 साल भी इस तरह का असर पैदा नहीं कर सकते थे। लेकिन अब कैटेक्लिज्म ईरा शुरू हो चुका था। लीसा के अनुमान के मुताबिक मुझे डिवाइन पावर पर पूरी तरह महारत हासिल करने में लगभग 1 साल लगेगा, इसलिए अगले पूरे 1 साल तक वो मेरे सिर के ऊपर बैठी रहने वाली थी। मेरी चिंता देखकर लीसा ने कहा कि उसने एक स्पेल कास्ट कर दिया है। लोअर बीइंग्स उसे देख नहीं सकते। अगले दिन मैं सुबह सुबह बाहर निकल जाता हूं, लेकिन मेरी स्किल की वजह से अभी तक किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया है और मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं यह स्किल बंद ही नहीं होती। फिर भी लीसा कहती है कि मेरी स्किल असल में काफी शानदार है। उसके हिसाब से ये लोग जितनी भी स्किल्स दिखाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं उन सबको मिला दिया जाए तब भी वे मेरी स्किल के सामने कुछ नहीं है, और ये हमारे लिए जानकारी जुटाने का एक बेहतरीन मौका है। इसी दौरान मुझे विक्टोरिया नाम की एक शक्तिशाली लड़की के बारे में पता चलता है। वो हमारे स्कूल की एक फीमेल स्टूडेंट है जिसने दूसरी दुनिया में बेहद शानदार प्रदर्शन किया था। मुझे ये भी पता चलता है कि जल्द ही लेवल रिस्ट्रिक्शंस वाली डंजन्स दिखाई देने लगेंगी। मैं लीसा से इसके बारे में पूछता हूं और उसकी बातों से मुझे पता चलता है कि डंजन्स असल में खुद गॉड्स द्वारा बनाए गए ट्रैप्स हैं। इनके अंदर हर तरह के मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं। गॉड्स इनके अंदर बेट रखते हैं ताकि मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आकर्षित होकर अंदर आ जाएं, और जब डंजन मॉन्स्टर से पूरी तरह भर जाता है तो उसके एग्जिट्स बंद कर दिए जाते हैं, जिससे वे सभी अंदर फंस जाते हैं। लेकिन ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच एक फर्क है। अगर कोई ह्यूमन सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है तो वो डंजन के अंदर जा भी सकता है और बाहर भी आसानी से निकल सकता है। इसी तरह गॉड्स इंसानों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित हंटिंग ग्राउंड्स तैयार करते हैं। हालांकि डंजन्स एक निश्चित समय के बाद अपने आप गायब हो जाती हैं, इसलिए उससे पहले अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करना जरूरी होता है। लेकिन बाहर मौजूद कुछ मॉन्स्टर्स बेहद शक्तिशाली हैं, कुछ ट्रैप्स को ही नष्ट कर सकते हैं, जबकि कुछ तो नकली डंजन्स तक बना सकते हैं ताकि असली डंजन को छिपाया जा सके। लीसा मुझे चेतावनी देती है कि मुझे कभी भी अपनी सावधानी कम नहीं करनी चाहिए। शुरुआती कैटेक्लिज्म के मॉन्स्टर्स अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं, इसलिए वो सलाह देती है कि मुझे इस समय का फायदा उठाकर मॉन्स्टर्स का शिकार करना चाहिए और अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। आखिरकार मेरे मॉन्स्टर्स बॉडी की वजह से मैं लगभग 25 लेवल तक के लो टियर मॉन्स्टर्स को आसानी से खत्म कर सकता हूं। तभी लीसा को कुछ महसूस होता है। वह मुझे बताती है कि एक असली बैटल शुरू होने वाली है। उसके शब्द खत्म होते ही क्लासरूम के बाहर हंगामा मच जाता है। इंसेक्ट्स का एक विशाल स्वॉर्म हमला कर देता है। वे सिर्फ आकार में बड़े नहीं हैं, बल्कि उनके एक्सोस्केलेटन और बॉडी स्ट्रक्चर भी पूरी तरह अलग हैं। डिफेंडर्स की कई वेव्स पहले ही गिर चुकी हैं। हर स्टूडेंट अपनी जान बचाकर भाग रहा है, क्योंकि जब उन्हें वापस भेजा गया था तब उनके सभी स्टैट्स रीसेट कर दिए गए थे। अब हर कोई फिर से लेवल 1 पर था। इस बीच मैं लकड़ी की एक स्टिक को आधा तोड़ता हूं और फिर उसे तेजी से अनगिनत बार घुमाता हूं। जब मैं रुकता हूं तब तक एक सिंपल वेपन तैयार हो चुका होता है। ऐसे ही कुछ और वेपन्स बनाने के बाद मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता हूं। भले ही मेरे पास स्टेल्थ है, लेकिन फाइट के दौरान लोग मुझे फिर भी पहचान लेंगे। इसलिए मैं लीसा से पूछता हूं कि क्या मेरी आइडेंटिटी छिपाने का कोई तरीका है। वो मुझे पहनने के लिए एक मास्क दे देती है। मैं 18वीं मंजिल से छलांग लगा देता हूं और एक ही किक से एक विशाल मैंटिस को खत्म कर देता हूं। तभी सिस्टम मुझे नोटिफिकेशन देता है, किल्ड अ लेवल 13। जायंट मैंटिस गेन्ड 800 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, लेवल्ड अप टू 3 एंड ऑल स्टैट्स इंक्रीज्ड। अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस करते हुए मुझे एहसास होता है कि लेवल अप होने का एहसास ऐसा होता है। भले ही मेरा माना सिर्फ थोड़ा ही बढ़ा था, फिर भी मैं बेहद खुश था। तभी मेरे पीछे कुछ और जायंट इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं। मैं धीरे धीरे अपने वुडन स्पीयर पर पकड़ मजबूत करता हूं और अगले ही पल उसे पूरी ताकत से उछाल देता हूं। एक विशाल एंट मॉन्स्टर उस जबरदस्त ताकत के सामने पल भर में चकनाचूर हो जाता है। मैं दूसरा वेपन निकालता हूं और एक और अंत को सीधा 2 हिस्सों में काट देता हूं। अचानक कई विशाल मॉस्कीटो सामने आ जाते हैं। मैं पहले ही एक को खत्म कर देता हूं, लेकिन तभी दूसरा चुपके से मेरे पीछे आकर मुझे जोर से जमीन पर पटक देता है। लेकिन 1000 सालों से मजबूत हुई मेरी बॉडी को उसके कमजोर माउथपार्ट से कोई नुकसान नहीं हो सकता। मेरी बॉडी बहुत पहले ही इंसानी सीमा को पार कर चुकी है। आखिरी मॉस्कीटो को खत्म करने के बाद मेरे ऊपर अचानक एक और मैंटिस आ जाता है। वो अपने साइथ क्लॉज से मुझ पर वार करता है, लेकिन मैं आसानी से बच जाता हूं। तभी लीसा तुरंत मुझे चेतावनी देती है, राक्षसों की एक बहुत बड़ी लहर हमारी तरफ बढ़ रही है।
मैं पूरी तरह से घिर जाता हूं, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगता। मैं अपना वेपन उठाता हूं और पागलों की तरह उन राक्षसों का सफाया करना शुरू कर देता हूं। अब तक मेरा लेवल 6 हो चुका है। अचानक मुझे एक भयानक गर्जना सुनाई देती है। आसमान से बिजली का एक बार नीचे गिरता है और एक ही हमले में कई राक्षस राख में बदल जाते हैं। मेरे सामने एक लड़की खड़ी है जिसने भी मास्क पहन रखा है। उसकी दोनों हथेलियों के बीच अभी भी बिजली धीरे धीरे बह रही है। मैं सोच ही रहा था कि क्या ये मैजिक है, तभी लीसा मुझे होश में लाती है और राक्षसों को मारने पर ध्यान देने के लिए कहती है। मेरे पास खड़ी वो लड़की अपनी बिजली को नियंत्रित करती है और बचे हुए राक्षसों को एक एक करके खत्म करती जाती है। वो लगातार इस तरह लाइटनिंग इस्तेमाल कर पा रही है। इसका मतलब उसकी डिवाइन पावर की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। मुझे लगता है कि वो भी शायद लेवल अप कर रही है, क्योंकि हर लेवल अप के साथ स्टैमिना वापस मिलती है। शायद डिवाइन पावर भी इसी तरह काम करती है। खैर, अब ये आखिरी राक्षस भी बचा है। इसे मारने के बाद मेरा लेवल 7 हो जाता है। जब तक मिलिट्री बैकअप के लिए वहां पहुंचती है, तब तक मैदान में सिर्फ लाशों का ढेर बचा होता है और ठीक उनके सामने एक आदमी एक राक्षस के पीछे से बॉडी काट रहा होता है। लीसा मुझे बताती है कि चूंकि मैंने बुचरी सीखी है, इसलिए मैं राक्षसों की लाशों से माना स्टोन्स निकाल सकता हूं। वो मुझे बताएगी कि आमतौर पर किसी राक्षस के शरीर के अंदर माना स्टोन कहाँ होता है, जबकि आसपास मौजूद लोग अभी भी मेरी ताकत देखकर हैरान हैं। मैं पहले ही एक माना स्टोन बाहर निकाल चुका हूं, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर देखता हूं, मुझे एहसास होता है कि मेरे चारों तरफ लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो चुकी है और सब मेरी तस्वीरें खींच रहे हैं। उसी वक्त वो लाइटनिंग वाली लड़की आगे आती है। वो चाहती है कि मैं उसके मारे हुए राक्षसों को भी प्रोसेस कर दूं। यही विक्टोरिया के साथ मेरी पहली मुलाकात थी। मैं मना नहीं करता। इसके बजाय मैं पूछता हूं कि इसमें मेरा हिस्सा कितना होगा। वो बिना झिझके जवाब देती है, अगर मैं इनकी लाशें प्रोसेस कर दूं तो इसमें से 40% मेरा होगा। ये सुनकर मैं खुशी खुशी मान जाता हूं। आसपास मौजूद लोगों से मुझे आखिरकार पता चलता है कि ये लड़की विक्टोरिया है। उसकी ताकत सच में अफवाहों के मुताबिक ही है। कुछ ही देर में डिसेक्शन का काम पूरा हो जाता है। विक्टोरिया को उसका माना स्टोन मिल जाता है जैसा वो चाहती थी, और साथ में ढेर सारे मटेरियल्स भी। मैं अपना हिस्सा उठाता हूं और वहां से निकलने की तैयारी करता हूं, जबकि सभी लोग अभी भी विक्टोरिया की ताकत देखकर मोहित हैं। लेकिन लीसा मुझे चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि बैटल के बाद स्टेल्थ अपने आप सक्रिय हो जाता है और अचानक सभी को एहसास होता है कि मैं वहां से गायब हो चुका हूं। सबको लगता है कि मैं अविश्वसनीय तेजी से वहां से निकल गया, जबकि असल में मैं उनके ठीक पीछे खड़ा होता हूं। यही तो मैं चाहता था। फिर भी ये देखकर थोड़ा बुरा जरूर लगता है। घर वापस आकर मैं अपने साथ लाए मटेरियल से कुछ डिफेंसिव गियर बनाने की योजना बनाता हूं। पूरे आर्मर के लिए मटेरियल्स पर्याप्त नहीं है, लेकिन कम से कम रिस्ट गार्ड्स और नी गार्ड्स तो बनाए जा सकते हैं। हालांकि लीसा मुझे याद दिलाती है कि मॉन्स्टर मटेरियल से इक्विपमेंट बनाना काफी जटिल होता है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अभी इंतजार करूं और बाद में किसी प्रोफेशनल क्राफ्ट्समैन को ढूंढकर ही यह काम करवाऊं। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छा क्राफ्ट्समैन शायद मैं ही हूं। ये देखकर लीसा फिर से चुप हो जाती है। क्या ये सच में वही बेकार इंसान है जिसके बारे में रीटा ने उसे बताया था? उसका मन करता है कि अभी उड़कर वापस जाए और रीटा के सामने सब कुछ बता दे, लेकिन अब हालात जैसे हैं वैसे ही हैं। इसलिए लीसा मुझसे पूछती है कि क्या मैं डिवाइन क्राफ्ट के बारे में सीखना चाहता हूं। ये माना स्टोन्स जैसे डिवाइन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके इक्विपमेंट को स्पेशल पावर्स देने की तकनीक है। मूल रूप से ये अर्थ की ब्लैकस्मिथिंग जैसी ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। स्ट्रॉन्गर गियर बनाने की ऐसी टेक्निक के बारे में सुनते ही मैं उत्साहित होकर लीसा को पकड़ लेता हूं और उससे मुझे सिखाने की विनती करने लगता हूं। मेरी अचानक हरकत से लीसा चौंक जाती है। मुझे दूर हटाने के बाद वो कहती है कि वो मुझे सिखाएगी। फिर लीसा समझाती है कि शुरुआत करने से पहले मुझे जरूरी मटेरियल्स और माना स्टोन्स तैयार करने होंगे, या फिर ऐसे डिवाइन क्रिस्टल्स जिनकी प्रॉपर्टीज माना स्टोन्स जैसी हों। जब उसे पता चलता है कि मुझे डिवाइन क्रिस्टल्स के बारे में कुछ समझ नहीं आया, तो वो ड्रैगन शार्ड का उदाहरण देती है, जो बहुत ज्यादा डिवाइन पावर से भरा हुआ मटेरियल है। सबसे पहले बेस इक्विपमेंट को फॉर्ज किया जाता है। उसके बाद माना स्टोन को पीसकर पाउडर बनाया जाता है और उसकी सतह पर लगाया जाता है। ये बेसिक डिवाइन इक्विपमेंट का सबसे आसान रूप है, लेकिन इसी डिवाइन क्राफ्ट के जरिए इक्विपमेंट को स्पेशल एबिलिटीज दी जा सकती हैं। लीसा को लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं डिवाइन पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इससे मेरा हौसला बिल्कुल कम नहीं होता। मैं फिर भी इसे आजमाना चाहता हूं। ये देखकर लीसा मुझे एक नया तरीका बताती है। मैं डिवाइन पावर की जगह बड़ी मात्रा में माना स्टोन्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। डिवाइन पावर या माना स्टोन्स को खर्च करके वेपन्स को फायर या आइस जैसी स्पेशल पावर्स दी जा सकती हैं। यहां तक कि ऐसे वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं जो अटैक्स को ब्लॉक करते समय स्टैमिना रिकवर करें। वेपन को किस तरह की एबिलिटी मिलेगी, ये पूरी तरह क्राफ्ट्समैन की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी किसी इक्विपमेंट को एबिलिटी देने के लिए बहुत मजबूत इच्छा की जरूरत होती है। मैं गियर बनाना शुरू कर देता हूं। कुछ ही देर में रिस्ट गार्ड्स और नी गार्ड्स की एक जोड़ी तैयार हो जाती है।
उन पर माना स्टोन पाउडर छिड़कने के बाद स्टेटस विंडो मुझे बताती है कि मैंने डिवाइन क्राफ्ट सीख लिया है। लेकिन क्राफ्टिंग अभी खत्म नहीं हुई थी, अभी थोड़ी माना स्टोन बची हुई थी और मैं उसके अंदर मौजूद डिवाइन पावर का इस्तेमाल करना चाहता था। मुझे आंखें बंद करके पूरी तरह ध्यान लगाते देखकर लीसा सच में हैरान हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी किसी एबिलिटी को देने की कोशिश करूंगा। अपने मन में मैं उस गियर को मैंटिस के पंजे जैसी धारदार शक्ति देने की कल्पना करता हूं। जैसे ही ये सफल होने वाला होता है, माना स्टोन की मात्रा कम पड़ने के कारण कोशिश असफल होने लगती है। ये देखकर लीसा को अफसोस होता है। वो तुरंत आगे बढ़ती है और मेरे लिए अपनी डिवाइन पावर देने लगती है। अगले ही पल मेरे हाथों में मौजूद रिस्ट गार्ड्स के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी जमा होने लगती है। लीसा को लगता है कि फिर भी ये कोशिश असफल हो गई है, लेकिन मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है क्योंकि मेरा डिवाइन क्राफ्ट लेवल बढ़ चुका था। इसका मतलब था कि इन रिस्ट गार्ड्स में अब एक स्पेशल एबिलिटी मौजूद थी। मैं अपना हाथ उठाकर हल्के से उसे घुमाता हूं। पास में लगी आयरन चेन उसी पल साफ साफ कट जाती है। एबिलिटी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने अपने मन में कल्पना की थी। भले ही लीसा ने मेरी मदद की थी, लेकिन पहली ही कोशिश में सफल होने पर भी वो मेरी तारीफ करती है। लेकिन मैंने पार्क का स्विंग सेट ही खराब कर दिया था, इसलिए मैं तुरंत वहां से भाग निकलता हूं। लीसा वहीं खड़ी रह जाती है क्योंकि वो तो इसे मैजिक से आसानी से ठीक कर सकती थी। अगले दिन मैं मॉम को काफी देर तक समझाता रहता हूं कि मैं सिर्फ बाहर टहलने जा रहा हूं। आखिरकार मैं घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता हूं। रास्ते में मैं लीसा से कहता हूं कि मैं विक्टोरिया से दोबारा मिलना चाहता हूं क्योंकि मैं उसकी डिवाइन पावर पर कंट्रोल देखकर काफी प्रभावित हूं। विक्टोरिया की एबिलिटीज उन सभी लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लगती हैं जो दूसरी दुनिया में गए थे। लेकिन लीसा कहती है कि इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। आखिर विक्टोरिया के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। लीसा की नज़र में असली खास बात यह है कि मैं बिना किसी डिवाइन पावर के मॉन्स्टर कैरापेसिस को प्रोसेस कर सकता हूं। यहां तक कि लीसा भी इस बात से हैरान हुए बिना नहीं रह सकती। उसके इतना कहते ही लीसा अचानक रुक जाती है। उसे पीछे मुड़कर देखते हुए मैं पूछता हूं, क्या हुआ? लीसा कहती है कि उसे मॉन्स्टर्स का एक पैक अपनी तरफ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है, जिसकी अगुवाई लेवल 35 के एक फ्रॉस्टवुल्फ के हाथ में है। ये सुनते ही मैं हैरान रह जाता हूं क्योंकि लीसा ने पहले कहा था कि कैटेक्लिज्म के शुरुआती दौर में इतने हाई टियर मॉन्स्टर्स नहीं होने चाहिए। अब कोई और रास्ता न होने पर लीसा बताती है कि उसे कल से ही कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी क्योंकि कैटेक्लिज्म के सिर्फ दूसरे दिन ही जिन मॉन्स्टर्स को हम मार रहे थे उनका लेवल 10 से ऊपर था। अर्थ के साथ कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। लीसा को एहसास होता है कि आगे उसे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले कि मैं और कुछ पूछ पाता, वो मुझे तुरंत चलने के लिए कहती है। वहां की स्थिति काफी गंभीर लग रही थी। रास्ते में लीसा मुझे समझाती है कि ये मॉन्स्टर्स इतने ताकतवर कैसे हो गए। कैटेक्लिज्म आने से पहले गॉड्स ने इंसानों को दूसरी दुनिया में भेज दिया था, लेकिन उन्होंने अर्थ पर एनिमल्स को ही छोड़ दिया क्योंकि गॉड्स को लगा था कि 10 साल तक एनिमल्स को अर्थ पर छोड़ने से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन किसी अनजान गलती की वजह से अर्थ की टाइमलाइन बुरी तरह बिगड़ गई। आखिरकार दूसरी दुनिया में 10 साल बीते, लेकिन अर्थ पर 1000 साल गुजर गए। इन 1000 सालों के दौरान मैं अपने कामों में इतना व्यस्त था और रीटा हमेशा मेरे साथ थी कि मुझे समय के बीतने का एहसास ही होना पूरी तरह बंद हो गया। भले ही समय अब रीसेट हो चुका था, लेकिन जो एनिमल सिर्फ 10 साल तक जीवित रहने वाले थे, वे किसी तरह 1000 साल तक जीवित रहे। इसका नतीजा अब साफ था। अर्थ के एनिमल्स बेहद ताकतवर और पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो चुके थे। जब तक लीसा मुझे उस जगह लेकर पहुंचती है, पूरा इलाका खून से लथपथ हो चुका था। लीसा बताती है कि उसने कल ही इसकी रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन जब तक इसका समाधान नहीं आता, वो चाहती है कि मैं इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने का मिशन अपने हाथ में ले लूं। इसके बाद मुझे उचित रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। लेकिन इन खूंखार वुल्व्स के पैक को देखकर मैं समझ जाता हूं कि ये मिशन आसान नहीं होगा। अच्छी बात यह थी कि ये पैक इतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं था, इसलिए मेरे पीछे हटने की कोई वजह नहीं थी। मैं अपना आयरन स्पीयर पकड़ता हूं, हवा में छलांग लगाता हूं और सीधे नीचे मौजूद वुल्व्स के बीच जा गिरता हूं। यहां तक कि सबसे ताकतवर फ्रॉस्ट वुल्फ भी मेरे एक ही वार में मौके पर ढेर हो जाता है। कल मिले लेवलअप्स की वजह से मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहां करीब 70 मॉन्स्टर्स मौजूद थे। उनका लीडर मर चुका था, लेकिन पैक ने हार नहीं मानी। फिर भी ये छोटे वुल्व्स मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते थे। जैसे जैसे मैं उन्हें लगातार मारता गया, पीछे से मदद के लिए चीखने की आवाजें आने लगीं। कुछ लोग समय पर इवैक्यूएट नहीं कर पाए थे और अब वुल्व से घिरे हुए थे। दूसरी दुनिया के सुरक्षित हंटिंग ग्राउंड्स के उलट इन जानवरों का सामना करते समय उनका लेवल रीसेट हो चुका था, इसलिए वे एक भी स्पेल इस्तेमाल करके लड़ नहीं सकते थे। तभी मैं सही समय पर अपने स्पीयर के साथ वहां पहुंचता हूं। सिर्फ एक वार में 2 भूखे वुल्व्स मारे जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस लेवल 9 पर जाकर रुक जाता है क्योंकि क्लास के बिना मैं लेवल 10 तक ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। अच्छी बात यह थी कि अतिरिक्त एक्सपीरियंस सुरक्षित रूप से जमा हो रहा था। उन्हें बचाने के बाद वे लोग मुझे पहचान लेते हैं।
मैं वही मास्क्ड मैन था जिसे उन्होंने कल एस यूनिवर्सिटी में देखा था, लेकिन उन्होंने मेरा जो निकनेम रखा था वो बेहद खराब था। वे मुझे एस यूनिवर्सिटी का बोल्ट कहते हैं, अपनी स्पीड के लिए मशहूर पावर हाउस। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर झुंझला जाता हूं। ऊपर से लीसा भी वहीं से अपनी तरफ से एक ताना मार देती है। वुल्फ्स को खत्म करते समय अचानक एक चीज मुझे हैरान कर देती है। एक ग्रे वुल्फ सच में एक आदमी को बंधक बना लेता है। उसे इतने तरीके से ऐसा करते हुए देखकर लीसा समझ जाती है कि शायद ये उसका पहली बार नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट पावर के सामने ऐसी सस्ती चालों का कोई मतलब नहीं था। पलक झपकते ही मेरा स्पीयर सीधे उस ग्रे वुल्फ के आर पार निकल जाता है। ये देखकर कि मेरा वेपन गायब हो चुका है, वुल्फ पैक मुझ पर पूरी ताकत से हमला करने की तैयारी करता है। लेकिन रीटा की ट्रेनिंग की वजह से मेरा हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी उतना ही जबरदस्त है। मेरी लोहे जैसी मुट्ठियों के सामने वुल्फ एक के बाद एक तेजी से गिरकर मरने लगते हैं। कुछ ही समय में मैं 70 से ज्यादा जंगली वुल्फ को खत्म कर देता हूं। लेकिन जब मैं उन्हें काटकर उनका मांस निकालने के लिए तैयार होता हूं तो स्पीयर के साथ काम करना काफी अजीब लगता है। बाद में मुझे एक अच्छी बुचरिंग नाइफ बनानी पड़ेगी। इस बार लाशें बहुत ज्यादा हैं, मैं अकेला उन सबको संभाल नहीं सकता। इसलिए जो मिलिट्री यहां पहुंची है उसके साथ मैं एक समझौता करता हूं और माना स्टोन्स के अलावा बाकी कुछ मटेरियल्स उन्हें बेच देता हूं। इसी के साथ यह हंट खत्म हो जाती है। कुछ ही देर बाद मिलिट्री उन मटेरियल्स की पेमेंट लेकर आती है। उन्होंने काफी अच्छा भुगतान किया है। लीसा सुझाव देती है कि आगे चलकर मुझे मिलिट्री के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। बैटल खत्म होने के कुछ ही समय बाद स्टेल्थ फिर से सक्रिय हो जाती है। ये पक्का करने के बाद कि कोई मुझे देख नहीं सकता, मैं धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ता हूं। मुझे अपनी तैयारी जारी रखनी है। मुझे पूरा यकीन है कि आगे आने वाले मॉन्स्टर्स सिर्फ और ज्यादा ताकतवर होंगे। घर के पास पहुंचने के बाद लीजा मुझे स्टेटस विंडो खोलने के लिए कहती है। अब क्लास चुनने का समय आ गया है। इस वक्त मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं असैसिन को तुरंत बाहर कर देता हूं। स्टेल्थ अपने आप में ही काफी है और इस बार लीजा मुझे बताती है कि जब मैं डिवाइन पावर को नियंत्रित करना सीख जाऊंगा तब स्टेल्थ एक एक्टिव स्किल भी बन सकती है। कुल 23 क्लासेस में से चुनना है। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं लीसा से पूछता हूं कि क्या उसकी कोई रिकमेंडेशन है। यह संख्या देखकर एंजल भी हैरान हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तथाकथित एओसिक रिकॉर्ड को पहली बार देखने पर ही मेरे पास 23 क्लासेस उपलब्ध होंगी। अगर मैं थोड़ा और इंतजार करूं तो यह संख्या 40 तक भी पहुंच सकती है। कुछ मिनट सोचने के बाद लीसा मुझे 2 ऑप्शंस देती है। एक है लैंसर और दूसरा मार्शल आर्टिस्ट। आखिरकार मैंने हमेशा स्पीयर टेक्निक्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ही ट्रेनिंग की है, भले ही उस समय मुझे लगातार बुरी तरह पीटा जाता था। लीसा मानती है कि मैं बेहद भाग्यशाली हूं। किसी एंजल से सीधे कॉम्बैट सीखने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। वो मुझे ये भी बताती है कि मुझे इस फैसले को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब मेरा लेवल और बढ़ेगा तब मुझे दूसरी और तीसरी बार सब क्लास चुनने का मौका मिलेगा। आखिरकार मैं फैसला करता हूं और लैंसर चुन लेता हूं। इस क्लास को चुनने की एक वजह यह भी है कि मैं आगे भी वेपन का इस्तेमाल करना चाहता हूं। वैसे भी लैंसर की डिस्ट्रक्टिव पावर निश्चित रूप से मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा है। लेकिन जैसे ही मैं कन्फर्म दबाता हूं विंडो में कुछ अजीब होता है। मैं तुरंत लीसा को बताता हूं कि एक नया ऑप्शन दिखाई दिया है। वो क्लास है ब्लड लैंसर। ये सुनते ही लीसा पूरी तरह हैरान रह जाती है। जिस भी क्लास के आगे कोई मॉडिफायर लगा हो वो एक यूनिक क्लास होती है। ये ऐसी क्लास होती है जो हर चुने गए व्यक्ति के लिए खास तौर पर बनाई जाती है और इसकी पावर ओरिजिनल क्लास से कहीं ज्यादा होती है। लीसा जोर देकर कहती है कि मुझे हर हाल में ब्लड लैंसर चुनना चाहिए। यूनिक क्लासेस को लेवल अप करने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन उनकी वैल्यू भी कहीं ज्यादा होती है। जैसे ही मैं कंफर्म दबाता हूं मेरे जमा किए हुए एक्सपीरियंस की वजह से मेरा लेवल सीधे 18 तक पहुंच जाता है। लेकिन लगभग तुरंत ही मुझे एहसास होता है कि मैंने ब्लड लैंसर चुना था, फिर भी ये बदलकर ब्लड लैंसर बन गया है। इसका इफेक्ट ये है कि स्टेल्थ के दौरान अटैक पावर 10% बढ़ जाती है। लगता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास कॉस्मिक लेनर टाइटल है जिसने क्लास असाइनमेंट की प्रक्रिया के दौरान मेरी क्लास को बदल दी। ये देखकर कि मुझे बैडास ब्लड लैंसर नहीं मिला मुझे तुरंत पछतावा होने लगा। लेकिन अब दोबारा क्लास चुनने का कोई रास्ता नहीं था। क्लास कंफर्म करने के बाद अचानक मेरे पूरे शरीर में एक जबरदस्त पावर दौड़ गई। मेरा शरीर और भी ज्यादा मजबूत हो गया। लीसा के हिसाब से मेरी मौजूदा ग्रोथ रेट को देखते हुए शायद दूसरी क्लास एडवांसमेंट तक भी मुझे डिवाइन पावर हासिल न हो पाए, और इस बार क्लास चेंज के साथ मुझे कोई नया एक्टिव स्किल भी नहीं मिला। अच्छी बात यह थी कि लीसा की बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली। वो कहती है अगर दूसरी क्लास एडवांसमेंट पर भी मुझे कोई स्किल नहीं मिली तो विंडो इसकी ट्रैकिंग जारी रखेगी और तीसरी क्लास एडवांसमेंट तक पहुंचते पहुंचते मुझे पक्के तौर पर पावरफुल स्किल्स मिल जाएंगी। अपनी हासिल की हुई सारी चीजों को समझने के बाद लीसा मुझे आगे बढ़ने के लिए कहती है। वो मुझे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए बाहर ले जाना चाहती है। मेरे अलावा और भी एजेंट्स इस मिशन पर भेजे गए हैं, इसलिए मुझे सिर्फ अपने असाइंड एरिया को संभालना है। मैं लीसा से पूछता हूं और पता चलता है कि विक्टोरिया भी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए भेजे गए एजेंट्स में शामिल है। यही वो मिशन है जो हेवेंस ने हमें दिया है।
अगर मैं बाकी लोगों से ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल करता हूं तो रिवॉर्ड्स भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। हम जल्दी ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा ब्राउन बेयर खड़ा था। उसकी भयानक ताकत के सामने ज्यादातर लोग अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं उत्साह से अपना आयरन स्पीयर उठाता हूं। हालांकि इससे पहले कि मैं हमला कर पाता, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका हिल उठा। मुझे लगा कि शायद मिलिट्री ने रॉकेट्स दागे हैं, लेकिन लीसा धीरे से सामने की तरफ इशारा करती है। इस पूरे इलाके को हिलाने वाला कोई रॉकेट नहीं, बल्कि खुद ब्राउन बेयर था। वो मिलिट्री से लड़ रहा था। सैनिकों के हमलों को ब्राउन बेयर ऐसे झेल रहा था जैसे उसे बस हल्की सी गुदगुदी हो रही हो। कुछ देर पहले की खबरों में बताया गया था कि गवर्नमेंट ने शहर की सुरक्षा के लिए कई एबिलिटी यूजर्स को बुलाया है, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दिया था। सैनिकों को ज्यादा देर तक टिकते हुए देखकर मैं अपना मास्क पहन लेता हूं। मुझे अब भी वहीं खड़ा देखकर लीसा मुझे अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। स्टेल्थ एक्टिवेट होने पर मेरा अटैक 10% बढ़ जाता है और स्पीयर टेक्निक्स का इस्तेमाल करने पर मुझे 10% का एक और अटैक बोनस मिलता है। इन दोनों बफ्स के साथ मुझे तब तक इंतजार करना था जब तक वे पूरी तरह स्टैक न हो जाए। फिर जैसे ही मॉन्स्टर का ध्यान भटके, मुझे सीधा फेटल ब्लो देना था। जब तक ब्राउन बेयर को मेरी मौजूदगी का एहसास होता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक पल में मैंने अपना स्पीयर उसके सिर में घोंप दिया। मेरे हमले की जबरदस्त ताकत उसके मोटे शरीर को चीरती हुई आर पार निकल गई, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ एक बार से ये बीस्ट खत्म नहीं होने वाला था। आखिर लीसा के मुताबिक ये ब्राउन बेयर पहले ही सेकंड टियर मॉन्स्टर बन चुका था। मैंने गहरी सांस ली और पीछे मौजूद सोल्जर्स और हंटर्स से वहां से निकल जाने को कहा, क्योंकि अब जो लड़ाई होने वाली थी उसमें ऑर्डिनरी लोग दखल नहीं दे सकते थे। भले ही उन्होंने दूसरी दुनिया में ट्रेनिंग ली थी, लेकिन अर्थ की मौजूदा सिचुएशन अब भी उनकी क्षमता से कहीं आगे थी। ब्राउन बेयर ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और समझ गया कि उसका सबसे बड़ा खतरा मैं ही हूं। अचानक ब्राउन बेयर ने एक लाल एनर्जी वेव मेरी तरफ छोड़ी, जिसे मैंने तेजी से डॉज कर दिया। फिर मैंने अपने स्पीयर को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से वार किया। यह हमला सीधे उसके पॉ पर निशाना साधकर किया गया था। इस दौरान मेरे सिर के ऊपर बैठी लीसा ऐसे दिख रही थी जैसे वो इस पूरी लड़ाई का भरपूर मजा ले रही हो। उसे ये सब बेहद रोमांचक लग रहा था। 2 बार घायल हो चुका ब्राउन बेयर अब गुस्से से पागल हो चुका था, लेकिन वो मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। मुझे बस उसके डिफेंस में सही ओपनिंग का इंतजार करना था। और जैसे ही ब्राउन बेयर ने अपनी एक कमजोर जगह उजागर की, मैंने अपनी पूरी ताकत एक ही वार में लगा दी। अगले ही पल मेरा स्पीयर सीधा उसके सिर के ऊपरी हिस्से में जा धंसा। इस जोरदार वार से वो पूरी तरह छेद दिया जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ ही मुझे ढेर सारा एक्सपीरियंस मिलता है और मेरा लेवल सीधे 23 तक पहुंच जाता है। साथ ही मुझे एक क्रिटिकल स्ट्राइक स्किल भी मिलती है। लीसा मेरी ताकत देखकर काफी खुश होती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं सेकंड टियर लेवल 54 के ब्राउन बेयर को सिर्फ 3 स्पीयर थ्रस्ट में ही गिरा दूंगा। और अब आता है मेरा पसंदीदा काम, बुचरिंग का समय। लेकिन तभी ब्राउन बेयर का शरीर अचानक एक साइज छोटा हो जाता है। पता चलता है कि उसका विशाल शरीर असल में उसकी जाइंटिफिकेशन स्किल की वजह से था और मरते ही वो स्किल खत्म हो गई। जब मैं लीसा के साथ नई स्किल के बारे में बात कर रहा होता हूं, तभी हमारे पीछे एक छोटी सी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से जो लोग बाहर निकलते हैं वे वही एबिलिटी यूजर्स लग रहे थे जो आखिरकार काफी देर से यहां पहुंचे थे। मॉन्स्टर के पहले ही मर जाने की बात सुनकर उनमें से एक बेशर्मी से कहता है कि सेकंड टियर मॉन्स्टर्स कोई खास बड़ी बात नहीं है। मैं ब्राउन बेयर के शरीर को काटने और उसका सामान निकालने में व्यस्त था, जबकि उनका ध्यान ब्राउन बेयर पर था। तभी उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ती है जो उसके पास खड़ा था। उनके बदतमीजी भरे सवालों का जवाब देने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। आखिर मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूं और इन सोशल बटरफ्लाइज से बेवजह बातें करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ ही देर बाद मैंने बेयरहाइड का अच्छा खासा ढेर इकट्ठा कर लिया, लेकिन अफसोस इस मॉन्स्टर ने कोई मून ड्रॉप नहीं किया। तभी एक सोल्जर ने मुझे कुछ जानकारी दी। उसने बताया कि देश में कुछ ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जो मिलिट्री द्वारा ट्रैक किए गए मॉन्स्टर साइटिंग्स को सीधे मैप पर दिखाती हैं। उसे उम्मीद थी कि इससे मुझे हंटिंग में मदद मिलेगी। यह सुनकर मैंने उसे धन्यवाद दिया और वहां से निकल पड़ा। मैंने अपना फोन निकाला और देखा कि आसपास कहीं कोई मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन हैरानी की बात थी कि उस समय 3 अलग अलग इलाकों में मॉन्स्टर अटैक चल रहा था। मेरी चिंता देखकर लीसा ने कहा कि मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस उन सभी को खत्म कर दूं। ये सुनते ही मैंने और देर नहीं की और तुरंत निकल पड़ा। कुछ समय बाद मैंने मॉन्स्टर्स की तीनों वेव्स को साफ कर दिया, लेकिन मिलने वाले फायदे काफी निराशाजनक थे। मेरा लेवल कुल मिलाकर सिर्फ 1 ही बढ़ा। भले ही ये तीनों वेव्स उस ब्राउन बेयर के मुकाबले कहीं नहीं थी, लेकिन इसकी वजह मेरी यूनिक क्लास थी। लीसा के हिसाब से अगर मेरी जगह कोई नॉर्मल क्लास होती तो अब तक मेरा लेवल 30 तक पहुंच चुका होता। अच्छी बात यह थी कि मैंने बहुत बड़ी मात्रा में मटेरियल्स इकट्ठा कर लिए थे। मैंने उन सभी मटेरियल्स को मिलिट्री को बेच दिया। अब मेरे पास इतना कैश था कि मैं उसे जिंदगी भर में भी खत्म नहीं कर सकता था। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मुझे अपने सामने एक नया मैसेज दिखाई दिया।
उसमें लिखा था, दूसरी दुनिया से टूटा हुआ कनेक्शन अब दोबारा जुड़ चुका है। अब से लोग अपनी पुरानी दूसरी दुनिया में खुद जाकर मिशंस पूरे कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं। ये मैसेज देखते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुरंत लीसा को ढूंढने गया और उससे पूछा कि इसका मतलब क्या है। लीसा ने समझाया कि अर्थ के मॉन्स्टर्स अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, इसलिए ऊपर बैठे लोगों ने फैसला किया है कि इंसानों को दोबारा दूसरी दुनिया में भेजा जाए ताकि वे वहां सुरक्षित तरीके से एक्सपीरियंस इकट्ठा कर सकें। अब बाकी सभी लोग जब चाहें दूसरी दुनिया में जा सकते थे, लेकिन मैं अकेला ऐसा इंसान था जो वहां नहीं जा सकता था। इस बात का मुझ पर गहरा असर पड़ा, लेकिन लीसा ने बस हाथ हिलाया। उसके हिसाब से मैं हमेशा से अकेला ही रहा हूं, इसलिए इससे मेरी जिंदगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जहां तक मेरी इस परेशानी का सवाल था, लीसा ने कहा कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकती। आखिर नियम बनाने वाली वो नहीं थी। लीसा की बात सुनकर मेरा मन थोड़ा उदास हो गया, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं बस दूसरी दुनिया में नहीं जा सकता था। लेकिन तभी लीसा ने अचानक कहा कि दूसरी दुनिया में जाना पूरी तरह असंभव भी नहीं है। अगर मैं धीरे धीरे एक हायर बीइंग बनने में कामयाब हो जाऊं तो मैं न सिर्फ दूसरी दुनिया में जा सकूंगा बल्कि सेलेस्टियल रेल्म में भी यात्रा कर पाऊंगा। उस समय मैं एंजल्स के बराबर हो जाऊंगा और फिर मैं रीटा को एक बार फिर देख सकूंगा। उसकी बातों से मुझे काफी सुकून मिलता है। मॉम और डैड के साथ डिनर करते समय मेरी नजर एक न्यूज रिपोर्ट पर पड़ती है। पूरी दुनिया में इमरजेंसी मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया है। स्कूल और वर्क समेत सभी आउटडोर एक्टिविटीज को फिलहाल रोक दिया गया है। ये न्यूज देखकर मुझे समझ आ जाता है कि देश अब लोगों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए मैं मॉम और डैड को सुझाव देता हूं कि सुरक्षा के लिए वे दोबारा दूसरी दुनिया में चले जाएं। मैं उन्हें बताता हूं कि मैं अकेला भी ठीक से रह सकता हूं। तभी मॉम कहती हैं कि न्यूज में दिखाई देने वाला इंसान शायद मैं ही हूं, वही मास्क्ड मैन। मेरा हैरान चेहरा देखकर वो कहती हैं कि उन्होंने पहली बार फुटेज देखते ही पहचान लिया था कि वो मैं ही था। आखिरकार मॉम और डैड मेरी बात मान लेते हैं और दूसरी दुनिया के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लीसा भी जाने वाली है। उसे मिशन का रिवॉर्ड लेने के लिए हेवन जाना था। जाने से पहले मैं उससे अपने लिए कुछ आइसक्रीम लाने को कहता हूं। मेरी बात सुनकर लीसा थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। उसके जाने के दौरान मैं अपने पास मौजूद पैसों का इस्तेमाल करके एक नया बेस ऑफ ऑपरेशंस तैयार करता हूं, जहां मैं तरह तरह के मटेरियल्स को प्रोसेस कर सकूं। कुछ दिनों बाद लीसा वापस लौट आती है। हैरानी की बात यह थी कि इस बार वो अपने असली रूप में दिखाई देती है। वो मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि वो मुझे इस मिशन का रिवॉर्ड देने वाली है। जैसे ही मैं लीसा का हाथ पकड़ता हूं, मेरे सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है। इस मिशन के लिए हेवंस एजेंट की जिम्मेदारी पूरी हो गई है। रिवॉर्ड, सभी स्टैट्स में 1-1 की बढ़ोतरी। इसके अलावा तुम्हें इटर्नल फ्लेम प्राप्त हुई है। मैं इटर्नल फ्लेम के बारे में पूछने ही वाला था कि लीसा अपने हाथ को घृणा भरे भाव से पोंछते हुए कहती है, इटर्नल फ्लेम, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। ये हेवन की सबसे कीमती फ्लेम्स में से एक है और हाई टियर इक्विपमेंट बनाने के लिए एक जरूरी टूल भी है। और सबसे खास बात, इसे तुम्हारे लिए रीटा ने खुद चुना है। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। रीटा हमेशा ठीक वही समझ जाती है जिसकी मुझे जरूरत होती है। इस बार हेवन जाने के दौरान लीसा को यह भी पता चला कि मॉन्स्टर्स इतने ताकतवर क्यों हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि गॉड्स अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके समय को फ्रीज कर देते हैं। अर्थ पर मौजूद हर जीव उनकी इस शक्ति से प्रभावित हुआ है। इन 1000 सालों में सभी जीव पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा खूंखार हो चुके हैं। इसके बाद लीसा मेरे लिए एक नया मिशन लेकर आती है। मुझे एक ऐसा एनिहाइलेशन ट्रैप बनाना है जो अपने आप मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचे, फिर किसी डंजन की तरह उन्हें अंदर कैद करके एक एक मॉन्स्टर को पूरी तरह खत्म कर दे। अर्थ को इस संकट से बाहर निकालने का यही एकमात्र तरीका है। बेशक जितना मुश्किल टास्क होगा, रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। मैं सोचता हूं कि चौथे दिन तक मॉन्स्टर्स इंसानों को पूरी तरह मुश्किल में डाल देंगे। अगर मैंने इसे नजरअंदाज किया तो मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा बेकाबू होते चले जाएंगे। लेकिन लगता है लीसा पहले से ही मेरा जवाब जानती थी। वो तुरंत मटेरियल से भरी एक पूरी बोरी निकालती है। उसके अंदर ऑस्ट्रिच के अंडों जितने बड़े मैजिक स्टोन्स थे, साथ ही हेवन में मिलने वाली 3 अलग अलग तरह की स्पेशल मेटल्स भी थी। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करती है वो थी हेवन के सबसे बेहतरीन क्राफ्टिंग टूल्स का एक पूरा सेट, और आखिर में एक बेहद जटिल क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट। इतनी हाई ग्रेड चीजों को देखते ही मेरे शरीर के अंदर मौजूद फॉर्जिंग इंस्टिंक्ट जाग उठता है। उसी समय मैं लीसा से अपना रिवॉर्ड पहले से तैयार रखने को कहता हूं। ये सुनकर लीसा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ये रिवॉर्ड देखकर तो मैं सच में हैरान होने वाली हूं। ये सुनते ही मैं तुरंत अपना फॉर्जिंग आउटफिट पहन लेता हूं। अब बैठो और मुझे काम करते हुए देखो। मैं सबसे बड़ा मैजिक स्टोन उठाकर उसे इटर्नल फ्लेम में डाल देता हूं। जैसे ही आग उस पत्थर को पूरी तरह पिघला देती है, मैं अपना हैमर उठाता हूं और ठीक 81 बार उस पर वार करता हूं। इसके बाद ही मैं उस छोटे से क्यूब को उसका अंतिम आकार दे पाता हूं। लीसा मेरी फॉर्जिंग स्किल्स को देखकर
पूरी तरह हैरान होकर चुपचाप खड़ी रहती है। वो बताती है कि अगर मेरी क्लास को ब्लैकस्मिथ में बदल दिया जाए तो शायद मैं ऐसे वेपन्स फॉर्ज कर सकूंगा जो गॉड्स को भी चुनौती देने में सक्षम हो। लेकिन ये ट्रैप का सिर्फ बेस फॉर्म था। अब मुझे ब्लूप्रिंट के अनुसार इसमें स्पेशल पैटर्न्स कार्व करने थे। मुझे इतनी गंभीरता से काम करते हुए देखकर लीसा धीरे धीरे समझने लगी कि आखिर रीटा जैसी हायर एंजल मेरे जैसे लोअर बीइंग से प्यार में क्यों पड़ गई थी। कुछ घंटों बाद मैंने अचानक अपना कार्विंग नाइफ नीचे रख दिया। मेरे हाथों में एक चमकता हुआ क्यूब हवा में उठने लगा जिस पर बेहद जटिल पैटर्न्स बने हुए थे। उसी समय मुझे लेजेंडरी क्रिएटर का टाइटल भी मिल गया। इसका इफेक्ट मेरी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को 20% बढ़ा देता था। मेरे हाथों में मौजूद डिवाइन क्यूब को देखते ही लीसा की आंखों में अविश्वास भर गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने इसे इतनी जल्दी पूरा कर दिया था। असल में मैं लगातार 5 घंटे से इसी काम में लगा हुआ था। ये सुनकर लीसा को आखिरकार एहसास हुआ कि वो मुझे इतने लंबे समय से काम करते हुए देख रही थी। क्यूब को अपने हाथों में लेने के बाद लीसा समझ गई कि मेरा काम पूरी तरह फ्लॉलेस था। लेकिन मुझे ज्यादा घमंड न हो, इसलिए उसने कहा कि ये पीस बस किसी तरह पास होने लायक है। अब सिर्फ आखिरी स्टेप बाकी था, डिवाइन क्राफ्ट फेज। लेकिन इसके लिए लीसा को अपने साथी एंजल्स को बुलाना पड़ा। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद रीटा भी आएगी, लेकिन अगले ही पल वहां दूसरे एंजल्स दिखाई दिए। वे सभी एक साथ इकट्ठा होकर डिवाइन क्राफ्ट की डिटेल्स पर चर्चा करने लगे। साथ ही वे इस बात पर भी हैरान थे कि एक मामूली इंसान ने एनिहाइलेशन ट्रैप तैयार कर लिया था। सब कुछ तैयार होने के बाद मैं एनर्जी स्टोन हाथ में लिए खड़ा हो गया और उन दोनों एंजल्स का इंतजार करने लगा। लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि एनिहाइलेशन ट्रैप को पूरा करने के लिए मुझे अपनी विल को मजबूत रखना होगा, बाकी सब कुछ वे संभाल लेंगे। जल्द ही उन दोनों एंजल्स ने मेरे कंधों पर अपने हाथ रख दिए। अगले ही पल चारों तरफ से डिवाइन पावर की एक जबरदस्त लहर मेरे अंदर प्रवाहित होने लगी। यही हायर बीइंग्स की शक्ति थी। इतनी भारी डिवाइन पावर को संभालना मेरे लिए लगभग असंभव हो रहा था। मुझे संघर्ष करते देखकर लंबे बालों वाला एंजल हल्का सा हंसा और बोला, तुम इतनी सी शक्ति भी संभाल नहीं सकते? मैंने तुरंत जवाब दिया, मेरे लिए ये लेवल कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर ऐसी चीज बनानी है जिसका मॉन्स्टर्स विरोध ही न कर सकें। ऐसी चीज जो उन एनिमल्स को अपनी तरफ खींच ले जो 1000 सालों से अकेले हैं। जैसे ही मैंने उस विल को पूरी तरह स्थिर किया जिसे मुझे ट्रैप के अंदर इम्प्रिंट करना था, उसी पल मेरे भीतर एनर्जी का विस्फोट हो गया। तेज चमक के बाद एक और भी ज्यादा जटिल क्यूब धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। इसमें 2 रेयर एट्रीब्यूट्स मौजूद थे, अल्फा और बेटा। ये रैंडम बोनस एट्रीब्यूट्स थे जो डिवाइन क्राफ्ट के इस्तेमाल के दौरान दिखाई देते थे। ये दोनों ट्रैप की पावर को कई गुना बढ़ा देते थे। एंजल्स ने मेरी फॉर्जिंग क्राफ्ट्समैनशिप की जमकर तारीफ की। अब एंजल्स के साथ बाहर निकलकर ट्रैप को सही जगह पर लगाने का समय था। लेकिन जैसे ही हम बाहर पहुंचे, हमारे सामने एक पूरी तरह अपोकलिप्टिक सीन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ कुछ ही दिनों में मॉन्स्टर्स अर्थ को इस हालत में पहुंचा देंगे। कुछ ही देर में एंजल्स को एक खुले पहाड़ की चोटी पर सही जगह मिल गई। लीसा ने अपने हाथ में मौजूद क्यूब को हवा में उछाल दिया। हवा में तैरता हुआ डिवाइन क्यूब तुरंत जबरदस्त एनर्जी छोड़ने लगा। अगले ही पल वो क्यूब टूटकर धूल में बिखर गया। इसके तुरंत बाद मुझे जमीन के अंदर से एक वायलेंट ट्रेमर महसूस हुआ। उसी समय मॉन्स्टर्स जैसे किसी ऐसी चीज ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया हो जिसका वे विरोध नहीं कर सकते। झुंड के झुंड उस ट्रैप की तरफ दौड़ने लगे। एंजल्स इस तरह के ट्रैप को डंजन कहते थे। ट्रैप का इफेक्ट उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा देखकर लंबे बालों वाले एंजल ने एक बार फिर मेरी ट्रैप मेकिंग टैलेंट की तारीफ की। वहीं लीसा ने उसी समय दूसरे रीजन्स में मौजूद डंजन्स को भी एक्टिवेट कर दिया। भले ही पुराने डंजन्स अब काम नहीं करते थे, लेकिन लीसा पहले ही मैजिक का इस्तेमाल करके मेरे बनाए हुए डंजन की ऑरा को उन पुराने डंजन्स में ट्रांसफर कर चुकी थी। उनसे बात खत्म करने के बाद मैं नीचे उन मॉन्स्टर्स को देखता हूं जो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें देखकर मेरे सीने में अचानक उदासी भर जाती है। उन्होंने भी मेरी तरह 1000 साल तक जीवित रहने की कोशिश की है, लेकिन आखिर में एंजल्स और गॉड्स के सामने उनकी हालत भी अलग नहीं है। वे उन्हें बड़ी आसानी से इधर उधर घुमा सकते हैं। इंसानों का भी यही हाल है। हमारे पास विरोध करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक पल में हम सभी को दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया गया। हम सब बस गॉड्स के हाथों की कठपुतलियां हैं। आखिरकार सिर्फ एक गलती की वजह से मुझे पूरी 1000 साल तक अर्थ पर अकेले रहना पड़ा। उन 1000 सालों में अगर रीटा मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं पागल हो गया होता। लेकिन अब रीटा भी मेरे साथ नहीं है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इतना मजबूत कि कोई मुझे अपनी मर्जी से ना चला सके और कोई भी चीज मुझे बांध न सके, ताकि एक दिन मैं सच में पूरी आजादी हासिल कर सकूं। लेकिन अर्थ अभी भी खतरों से भरी हुई है, इसलिए डैड और मॉम अभी तक वापस नहीं आए हैं। हालांकि अपने जीवन के लंबे अनुभव की वजह से वे दूसरी दुनिया में भी अच्छी तरह रहने में सक्षम होंगे। डंजन पूरा होने के बाद लीसा फिर से अपने छोटे से रूप में आ जाती है और मेरी मदद करने लगती है। शुरुआत में अर्थ की स्थिति को स्थिर करने के लिए अभी और 27 डंजन्स की जरूरत थी, लेकिन बाकी एंजल्स पहले ही वापस जा चुके थे। लीसा ने इसकी वजह बताई।
इस तरह का एनाहिलेशन ट्रैप बनाने में बहुत ज्यादा माना खर्च होती है। जो 2 एंजल्स पहले आए थे उनकी माना पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उन्हें दोबारा रिकवर होने में कुछ दिन लगेंगे। ये सुनकर मैं पूछता हूं कि क्या वो किसी दूसरे एंजल को यहां भेज सकती है, जैसे उस एंजल को जिसका सपना मुझे बार बार आता है, रीटा को। मेरे चेहरे के भाव देखते ही लीसा तुरंत मेरी उम्मीद पर पानी फेर देती है, क्योंकि रीता ने मेरे लिए अपनी पहचान और प्रभाव का इस्तेमाल किया था, इसलिए अब वो काम में बुरी तरह फंसी हुई है। इसी वजह से वो फिलहाल अर्थ पर नहीं आ सकती। रीटा के बारे में थोड़ी और जानकारी लेने के बाद मैं अपने बेस वर्कशॉप की तरफ जाने का फैसला करता हूं ताकि आगे की तैयारी कर सकूं। अंदर कदम रखते ही मेरा उत्साह अचानक बढ़ जाता है। आज पहले कुछ ट्रैप्स तैयार करता हूं और एंजल्स के वापस आने के बाद उन्हें अंतिम रूप दे दूंगा। इस बीच लीसा वर्क बेंच पर रखी मटेरियल्स को देखते हुए सोच में पड़ जाती है। मेरे पिछले शानदार प्रदर्शन को देखते हुए लीसा मुझे एक छोटा सा गिफ्ट देने का फैसला करती है। वो एक स्पेल इस्तेमाल करके मेरे द्वारा इकट्ठा की गई हाइड्स की क्वालिटी को अपग्रेड कर देती है। अपने हाथों में मौजूद इन परफेक्ट हाइड्स को देखते ही इक्विपमेंट फॉर्ज करने की मेरी इच्छा ट्रैप्स बनाने की पूरी योजना पर भारी पड़ जाती है। हाइड्स को नापने के बाद मैं उन्हें ग्लव्स और बूट्स में बदलने का फैसला करता हूं। कुछ देर हैमरिंग और ट्रीटमेंट करने के बाद मैं बहुत कम समय में रेयर ग्रेड फ्रॉस्ट वुल्फ ग्लव्स और बूट्स तैयार कर लेता हूं। इस तरह का डिफेंसिव गियर पहनने पर काफी गर्म और घुटन भरा हो जाता है, इसलिए मैं उनमें वेंटिलेशन एट्रीब्यूट भी जोड़ देता हूं। मुझे इतनी तेजी से काम पूरा करते देखकर लीसा हैरान हो जाती है कि मेरी स्किल्स इतनी जल्दी कितनी बेहतर हो गई हैं। इसके बाद मैं पहले इकट्ठा की गई बेयर हाइड का इस्तेमाल करके आर्मर बनाने लगता हूं। मेरे पास बैठी लीसा मुझे काम करते हुए एक संतुष्ट मुस्कान के साथ देखती रहती है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं लगातार पूरे 1 दिन तक वहीं बैठकर काम करता रहूंगा। एक एंजल होने के बावजूद लीसा को अब थोड़ी नींद आने लगी थी, लेकिन मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं था। आर्मर मेरे सर्वाइवल गियर का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे बिल्कुल सही तरीके से तैयार करना जरूरी है। कई घंटे और बीत जाते हैं और तभी मेरी अचानक निकली हुई आवाज लीसा को नींद से जगा देती है। मेरे सामने अब यूनिक ग्रेड हार्डन्ड बेयर हाइड आर्मर तैयार था, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मुझे इसमें कुछ खास ऑफेंसिव फीचर्स भी जोड़ने थे। मैं फ्रॉस्ट वुल्फ के दांतों और हड्डियों का इस्तेमाल करके आर्मर को रीइंफोर्स करता हूं। रीइंफोर्स होने के बाद आर्मर के स्टैट्स दोगुने हो जाते हैं और इसके साथ एक हिडन स्किल भी जुड़ जाती है। जब इस आर्मर पर क्लोज कॉम्बैट में हमला किया जाता है तो इसमें से स्पाइक्स अपने आप बाहर निकलकर पलटवार करते हैं। मेरे पुराने डिजाइन्स को एक साथ देखते हुए लीसा को एहसास होता है कि शायद मुझे ऐसी चीजें बनाने का कुछ ज्यादा ही शौक है जिनमें स्पाइक्स बाहर निकलते हैं। उसके उलझे हुए हाव भाव देखकर मैं अचानक काफी गंभीर हो जाता हूं। लीसा सोचती है कि शायद मेरे या मेरे माता पिता के पास हेजहॉग्स को लेकर कोई पुरानी दुश्मनी है, लेकिन मेरे लिए इस तरह का डिजाइन सिर्फ एक ऐसा रोमांस है जिसे केवल पुरुष ही समझ सकते हैं। ये सुनकर लीसा के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। उसे लगा था कि इसके पीछे कोई गहरा मतलब होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वजह इतनी अजीब होगी। रीइंफोर्समेंट के बाद आर्मर में अल्फा और बीटा ट्रेट्स भी जुड़ जाते हैं। लगभग सारे मटेरियल्स खत्म हो चुके हैं, बस कुछ बचे हुए एनिमल बोन्स रह जाते हैं। इसलिए मैं उनमें से आधे से एक बोन ब्लेड बना लेता हूं, जिसका इस्तेमाल मॉन्स्टर कॉर्प्सेस को काटने और प्रोसेस करने के लिए किया जा सके। बाकी आधे से अपने लिए एक नया बोन मास्क बना लेता हूं। जैसे ही मैं अपना पूरा नया गियर पहनता हूं, मुझे तुरंत खुद में काफी ज्यादा कूल महसूस होता है। लेकिन तभी बाहर से आया एक जोरदार कंपन लीसा और मुझे भी हिला देता है। लीसा तुरंत अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके पूरे इलाके को स्कैन करती है और हैरानी से कहती है कि मिलिट्री किसी मॉन्स्टर से लड़ रही है। मेरा चेहरा तुरंत बदल जाता है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही एक डंजन बना हुआ है, फिर भी किसी तरह मॉन्स्टर्स अभी भी बाहर मौजूद हैं। कुछ ही देर में सड़कों पर एक के बाद एक अलार्म बजने लगते हैं। ब्लॉक में एक सेकेंड टियर मॉन्स्टर दिखाई दिया है। ये सुनकर लीसा को एहसास होता है कि डंजन हर सेकेंड टियर मॉन्स्टर को पकड़ने में सफल नहीं हुआ था। मैं उसे संभालने के लिए निकलने की तैयारी करता हूं। बस उम्मीद यही थी कि ये पिछली बार वाले ब्राउन बेयर से कमजोर हो। लेकिन बैटल में जाने से पहले मुझे अपने आयरन स्पीयर को अपग्रेड करना था। बहुत जल्दी मैं आयरन स्पीयर को यूनिक ग्रेड तक फौज कर देता हूं और हैरानी की बात यह थी कि उसमें 20% क्रिटिकल स्ट्राइक चांस भी जुड़ जाता है। पूरी तरह तैयार होकर मैं तेजी से उस जगह की ओर दौड़ पड़ता हूं। कुछ ही देर में लीसा हमारे टारगेट को देख लेती है। सामने खंडहरों के ऊपर एक विशालकाय बीस्ट खड़ा था। सैकड़ों मीटर ऊंचा ये भयानक लेपर्ड अपने एक ही पंजे से एक फाइटर जेट को आसमान से नीचे गिरा देता है। यहां तक कि मिलिट्री की एंटी टैंक रॉकेट्स का भी उस पर कोई असर नहीं होता। अगले ही पल लेपर्ड जमीन पर मौजूद सोल्जर्स की तरफ सीधे झपट पड़ता है। मुझे लगा था कि सभी लोगों को पहले ही सुरक्षित अदर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया गया होगा, लेकिन सोल्जर्स और कुछ फर्स्ट एडवांसमेंट यूजर्स ने वहीं रुकने का फैसला किया था। वे चाहें तो अदर वर्ल्ड में जाकर सुरक्षित तरीके से लेवल अप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्थ पर रुककर लड़ने का फैसला किया। जो वे कर रहे थे वो सच में काबिले तारीफ था। अगर अर्थ और वो देश ही खत्म हो जाए जहां मैं रहता हूं, तो फिर अदर वर्ल्ड में जाने की क्षमता का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
मैंने कभी खुद को सेवियर नहीं कहा, लेकिन अगर ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए लड़ना पड़े तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये सोचते ही मैं पूरी स्पीड से मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। उसकी ताकत पिछली बार वाले ब्राउन बेयर से साफ तौर पर कहीं ज्यादा थी। इसी बीच मिलिट्री के टैंक सीधे उस पर कैनन्स दागने लगते हैं। मॉन्स्टर के सिर के ऊपर लगातार बड़े बड़े धमाके होते हैं, लेकिन इससे उसे सिर्फ हल्का सा दर्द होता है। गुस्से से भरा मॉन्स्टर एक टैंक को पकड़ लेता है और उसे पूरा निगलने ही वाला होता है। तभी मैं मॉन्स्टर के काफी ऊपर छलांग लगा देता हूँ। स्टेल्थ के इफेक्ट की वजह से मॉन्स्टर को शुरुआत में मेरी मौजूदगी का पता ही नहीं चलता। अगले ही पल मेरा स्पीयर बेरहमी से मॉन्स्टर के शरीर में धंस जाता है। इस बार से आयरन स्पीयर का क्रिटिकल स्ट्राइक भी ट्रिगर हो जाता है। मुझे दोबारा सामने आकर मॉन्स्टर से सीधा मुकाबला करते देखकर आसपास मौजूद लोगों के अंदर खोया हुआ हौसला जैसे वापस आ जाता है। मेरे जोरदार वार से घायल मॉन्स्टर टैंक को मजबूरी में नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी मुझे एक बेहद खतरनाक लहर महसूस होती है। मॉन्स्टर को कोई घातक चोट नहीं लगी थी। गुस्से में वो दर्द को सहते हुए अपना पंजा मेरी तरफ घुमा देता है। किस्मत से मैं समय रहते प्रतिक्रिया देता हूं और आसानी से उसके वार से बच जाता हूं। मॉन्स्टर के घायल होने का फायदा उठाते हुए सोल्जर्स उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। वहीं मैं उस टैंक के पीछे दौड़ पड़ता हूं जिसे मॉन्स्टर ने फेंक दिया था, क्योंकि उसके अंदर 2 सोल्जर्स मौजूद थे जो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मैं टैंक के ऊपर का हिस्सा खोलकर उन्हें बाहर निकलने के लिए पकड़ने को कहता हूं। उन्हें बचाने के बाद मैं हवा में छलांग लगाता हूं और अगले ही पल जोर से जमीन पर उतरता हूं। अभी अभी मौत के मुंह से बचे सैनिक हांफते हुए मुझे धन्यवाद देते हैं और यहां तक कहते हैं कि वे मेरे लॉयल फैंस बनना चाहते हैं। लेकिन अब तक ठीक हो चुका मॉन्स्टर साफ तौर पर मुझे देख चुका था। लगता है वो सबसे पहले अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को खत्म करना चाहता था। ये देखकर मैं अपने पीछे खड़े दोनों सैनिकों से पहले वहां से निकलने को कहता हूं। लीसा चिंता से बताती है कि मॉन्स्टर ने मेरी मौजूदगी को पहले ही लॉक कर लिया है, इसलिए अब स्टेल्थ एक्टिवेट नहीं हो सकता। मैं उससे चिंता न करने को कहता हूं, क्योंकि मैं यहां उससे सीधी लड़ाई करने की पूरी तैयारी के साथ आया हूं। जैसे ही हमारी लड़ाई शुरू होने वाली होती है, आसमान से बिजली की एक भयानक कड़क नीचे गिरती है। अगले ही पल वो सीधे मॉन्स्टर के सिर पर जा टकराती है। वहां पहुंची थी विक्टोरिया, जिसे मैंने काफी समय से नहीं देखा था, और इस बार वो सच में अपने असली चेहरे के साथ आई थी। लेकिन विक्टोरिया का वार खाने के बाद भी लेपर्ड अपना गुस्सा मुझ पर निकालने का फैसला करता है। मैं उससे बिल्कुल नहीं डरता। एक तेज बैकफ्लिप के साथ मैं उसके भयानक हमले से बच जाता हूं, लेकिन जैसे ही मैं हवा छोड़ता हूं, लेपर्ड उसी पल का फायदा उठाकर अपना सिर पूरी ताकत से मेरे शरीर में दे मारता है। यह दृश्य देखकर ऊपर जेट में बैठी विक्टोरिया को मेरे लिए ठंडा पसीना आ जाता है, लेकिन नीचे मौजूद लोगों को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है। मुझे बिल्कुल भी पीछे नहीं फेंका गया था। मैंने जानबूझकर लेपर्ड को मुझ पर हमला करने के लिए उकसाया था, ताकि उसके हमले का जवाब अपने आर्मर में लगे स्पाइक काउंटर से दे सकूं। अचानक निकल आए कांटों ने लेपर्ड पर एक और जोरदार वार कर दिया। अगले ही पल वो पागलों की तरह दौड़ने लगता है ताकि मुझे अपने ऊपर से गिरा सके। यहां तक कि वो सामने की एक इमारत से अपना सिर भी जोर से टकरा देता है, लेकिन मैं उसकी चाल बहुत पहले ही समझ चुका था। मैं उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं देने वाला था। मैं हवा में छलांग लगाता हूं और उसी मोमेंटम का इस्तेमाल करके लेपर्ड पर झपटता हूं। अगले ही पल मेरा आयरन स्पीयर एक और क्रिटिकल स्ट्राइक करता है और सीधा लेपर्ड के शरीर को भेद देता है। लगातार वार झेलने के बाद लेपर्ड अब धीरे धीरे संघर्ष करने लगा था। सभी मिलिट्री टैंक्स एक साथ उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं और जमीन पर मौजूद लो लेवल लोग भी आगे बढ़कर हमला करने लगते हैं। आमतौर पर लो टियर अटैक सेकंड टियर मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन लाखों चींटियों के काटने से हाथी भी गिर सकता है, और ये लेपर्ड अब अपनी पूरी ताकत पर बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा लेपर्ड अब इतना कमजोर हो चुका है कि पलटकर हमला भी नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी लीसा अचानक मुझे बताती है कि मुझे तुरंत आगे बढ़कर उसे खत्म करना होगा, क्योंकि ये लेपर्ड खुद को थर्ड टियर मॉन्स्टर में इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। उसके घाव भयानक तरीके से बदलने लगते हैं। उन घावों से अनगिनत टेंटिकल्स निकलने लगते हैं, जो उसके लगातार इवोल्यूशन का संकेत था। एवोल्यूशन अभी पूरी नहीं हुई थी। अगर मैंने अभी इन टेंटिकल्स को हटाकर उसे खत्म नहीं किया तो इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते थे। इसी समय आसमान में मौजूद विक्टोरिया भी अपना हमला शुरू कर देती है, लेकिन बिजली की चपेट में आने के बावजूद लेपर्ड के टेंटिकल्स तेजी से दोबारा उगने लगते हैं। ये देखकर विक्टोरिया को एहसास होता है कि उसके और मॉन्स्टर के बीच लेवल का अंतर बहुत ज्यादा है। उसके हमले इसे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक तरीका आता है। विक्टोरिया कहती है कि वो मुझे एक बफ दे सकती है, लेकिन इस स्पेल में उसकी पूरी डिवाइन पावर खत्म हो जाएगी, और उसे खुद भी यकीन नहीं है कि मैं मॉन्स्टर को मार पाऊंगा या नहीं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए मैं तुरंत उसे बस कोशिश करने के लिए कह देता हूं। ये सुनते ही विक्टोरिया बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ती है। अगले ही पल वो जेट से नीचे छलांग लगा देती है, और देखते ही देखते विक्टोरिया मेरे ठीक सामने आकर उतरती है। बफ के बारे में मुझे समझाने के बाद वो खड़ी हो जाती है। उसी समय उसके हाथों में एक शक्तिशाली थंडरबोल्ट एम्पावरमेंट धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। जैसे ही विक्टोरिया का स्पेल मुझ पर लागू होता है, सिस्टम तुरंत मुझे जानकारी देता है।
यू हैव ऑब्टेन थंडरबोल्ट एम्पावरमेंट। इस स्थिति में तुम्हारा अटैक, मूवमेंट स्पीड और क्रिटिकल स्ट्राइक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तुम्हारे अटैक से बोनस लाइटनिंग डैमेज होने की संभावना भी रहती है। हालांकि इसके खत्म होने के बाद कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होंगे। मेरे अंदर लगातार बढ़ रहे इन सभी बूस्ट्स को देखकर लीसा भी हैरान रह जाती है कि विक्टोरिया के पास इतना शक्तिशाली बफिंग स्पेल है। जैसे ही मुझे अपने शरीर के अंदर ये अभूतपूर्व पावर महसूस होती है, मैं एक ही पल में सभी टेंटिकल्स को तोड़ देता हूं और अपना स्पीयर सीधे उस मॉन्स्टर के शरीर के आर पार कर देता हूं। अगले ही पल बोनस लाइटनिंग डैमेज एक्टिवेट हो जाता है। मेरे एम्पावर्ड स्ट्राइक के साथ आखिरकार वो मॉन्स्टर मारा जाता है। इससे मिलने वाला एक्सपीरियंस मुझे सीधे लेवल 28 तक पहुंचा देता है। बैटल खत्म होते ही मैं सीधे जमीन पर गिर पड़ता हूं। लीसा मेरे अच्छे काम की तारीफ करती है। वहीं विक्टोरिया अभी भी ये जांच रही होती है कि लेपर्ड सच में मर चुका है या नहीं। मैं सोचता हूं कि शायद उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। विक्टोरिया बताती है कि हम पार्टी में नहीं हैं, इसलिए उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। ये सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूं, क्योंकि मैं हमेशा से लोन वुल्फ रहा हूं। मैंने पहली बार पार्टी सिस्टम के बारे में सुना था। लीसा समझ जाती है कि मेरे जैसे लोन वुल्फ को पार्टीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसने मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं समझी। मॉन्स्टर के मरने की पुष्टि होते ही नीचे मौजूद भीड़ खुशी से चिल्लाने और जश्न मनाने लगती है। लेकिन जल्द ही लूट बांटने का समय आ जाता है। मरे हुए लेपर्ड का शरीर काफी छोटा हो चुका था। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, मैं उन्हें रोक देता हूं। लूट बांटने की बात आए तो मेरा हिस्सा सबसे बड़ा होना चाहिए। फिर मैं विक्टोरिया से पूछता हूं कि उसके हिसाब से सही बंटवारा क्या होगा। कुछ सोचने के बाद विक्टोरिया कहती है कि मुझे 60% मिलना चाहिए। वो 20% लेगी और बाकी लोग बचा हुआ हिस्सा आपस में बांट सकते हैं। उसका ये बंटवारा मुझे पूरी तरह मंजूर था। मैं बाकी लोगों की तरफ देखता हूं। जब कोई भी इसका विरोध करने के लिए आगे नहीं आता तो मैं सीधे लेपर्ड की पीठ पर छलांग लगा देता हूं। अगले ही पल मैं उसके शरीर के अंदर से लगभग टियर 3 का एक माना स्टोन निकाल लेता हूं। उसे हासिल करने के बाद मैं फिर से विक्टोरिया से उसकी मंजूरी मांगता हूं। वो मुझे माना स्टोन लेने की इजाजत दे देती है, क्योंकि इसकी कीमत लगभग 60% हिस्से के बराबर बैठती है। लेकिन बाकी लोग इस बंटवारे को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। आखिर ये एक हाई टियर माना स्टोन था। ये सब देखकर लीसा का इन लो लेवल ह्यूमंस पर भरोसा और भी कम हो जाता है। उसी दौरान मुझे मॉम की सिखाई हुई बात याद आती है। जब कोई विवाद हो तो फिस्ट्स ही सबसे अच्छा कम्युनिकेशन टूल होते हैं। मैं मैना स्टोन को वापस मॉन्स्टर की लाश में पटक देता हूं और उनसे कहता हूं कि वे खुद ही इसे बांट लें। लेकिन अगर मेरा हिस्सा जरा सा भी कम निकला तो यहां मौजूद एक भी इंसान जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मेरे भयानक प्रेशर को महसूस करते ही भीड़ आखिरकार अपनी अक्ल पर लौट आती है। सभी लोग मुझे माना स्टोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक समझ भरी मुस्कान आ जाती है। कैटेक्लिज्म ईरा में सचमुच ताकत ही सही और गलत तय करती है। जब मैं माना स्टोन वापस लेने जाता हूं, तभी विक्टोरिया मुझसे अपनी हिस्से की मटेरियल्स प्रोसेस करने के लिए कहती है और बदले में मुझे 40% पेमेंट देने की पेशकश करती है। वो सिर्फ लेपर्ड हाइड चाहती है और सारे बोन्स मुझे मिल जाएंगे। यह सुनते ही मैं तुरंत मान जाता हूं। जल्द ही मैं ढेर सारी हाइड इकट्ठी कर लेता हूं, लेकिन मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि विक्टोरिया अपने लोगों को बुलाकर अपना हिस्सा वहां से उठवाने लगती है। ये देखकर बाकी लोग भी मेरे साथ ऐसा ही सौदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे पास उनके लिए बिल्कुल धैर्य नहीं है। वे बार बार मुझसे विनती करते हैं कि उन्हें भी अपना लूट ले जाने दो, ताकि वे जल्दी से दूसरी दुनिया के लिए निकल सकें। लेकिन इस बार मैं सभी मटेरियल्स का 50% हिस्सा मांगता हूं। उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वे मान जाते हैं। सारे मटेरियल्स को प्रोसेस करने के बाद मैं घर जाने की तैयारी करता हूं, लेकिन तभी विक्टोरिया मुझे आवाज देती है। वो बताती है कि मेरी स्टेल्थ बहुत ज्यादा मजबूत है और अगर उसने पूरी तरह ध्यान नहीं दिया होता तो वो लगभग मुझे देख ही नहीं पाती। मुझे रोकने की उसकी असली वजह ये थी कि वो चाहती थी कि मैं उसकी पार्टी में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं बिना किसी झिझक के मना कर देता हूं। अच्छी बात ये थी कि विक्टोरिया इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देती, क्योंकि उसे अभी अर्थ पर ही लड़ते रहना था और शायद हमारी अक्सर मुलाकात होती रहेगी। वो मुझे एक बिजनेस कार्ड देती है और कहती है कि जब भी मुझे उसकी जरूरत हो मैं उससे संपर्क कर सकता हूं। इतना कहकर विक्टोरिया मुड़ती है और वहां से चली जाती है। मैं कार्ड पर नजर डालता हूं, जिस पर सिर्फ एक नाम और एक फोन नंबर लिखा था। हालांकि मेरा उसे कॉल करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैं उसे अपनी जेब में रख लेता हूं। इतने सारे मटेरियल्स लेकर लीजा और मैं घर लौट जाते हैं, क्योंकि अब मुझे काफी सारी क्राफ्टिंग करनी थी। जरूरी सारे मटेरियल्स के साथ लीजा और मैं वर्कशॉप में वापस आ जाते हैं। इसके बाद कुछ समय तक मैं सबसे पहले कुछ ट्रैप्स बनाने पर ध्यान देने का फैसला करता हूं। वहीं दूसरी तरफ लीसा ये सोचने में लगी हुई थी कि अर्थ के मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा ताकतवर क्यों हैं। कैटेक्लिज्म अभी शुरू ही हुआ था और 3rd टियर मॉन्स्टर्स तक सामने आने लगे थे। लीसा को इस बात का जवाब ढूंढने के लिए परेशान होते देखकर मैं उससे कहता हूं कि वो सीधे गॉड से जाकर पूछ ले, लेकिन लीसा इस बात से हैरान थी कि मैं इसे लेकर इतना शांत कैसे रह सकता हूं। इस समय अर्थ पर अभी तक एक भी फर्स्ट एडवांसमेंट यूजर सामने नहीं आया था, जबकि मॉन्स्टर्स पहले ही 3rd टियर तक इवॉल्व कर चुके थे।
भले ही गॉड्स की मदद से इंसानों को दूसरी दुनिया में सुरक्षित मिशंस करने और मजबूत बनने का मौका मिल रहा था, लेकिन मॉन्स्टर्स इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से इवॉल्व कर रहे थे और यह असंतुलन ज्यादा समय तक नहीं चल सकता था। मैं उससे कहता हूं कि मैं बिल्कुल भी शांत नहीं हूं, लेकिन जब फिलहाल कोई समाधान नहीं है तो मैं उन चीजों पर ध्यान देना बेहतर समझता हूं जो मैं वास्तव में कर सकता हूं। लीसा से बात करते हुए मुझे पता चलता है कि शायद सिर्फ मेरे देश में ही लगभग थर्ड टियर मॉन्स्टर्स दिखाई दिए हैं। मैं उससे कहता हूं कि अगर ऐसा है तो मॉन्स्टर्स के इतनी तेजी से इवॉल्व होने की वजह शायद एनाहाइलेशन ट्रैप्स हो सकती हैं। लीसा मेरी इस अजीब थियोरी से हैरान हो जाती है, लेकिन दोबारा सोचने पर यह हाइपोथेसिस वास्तव में सही लगने लगती है। इन ट्रैप्स की वजह से खतरे में पड़े मॉन्स्टर्स पर जबरदस्त दबाव बन रहा था और उसी दबाव के कारण वे पागलपन की हद तक तेजी से इवॉल्व करने लगे थे। इसलिए संभव है कि एनाहाइलेशन ट्रैप्स ही उनके इवोल्यूशन का ट्रिगर हों। लेकिन अगर उन्हें डंजन्स के अंदर ट्रैप न किया जाए तो बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स इंसानों को मारकर खुद को इवॉल्व कर सकते थे। इसलिए भले ही डंजन्स ही उनके इवोल्यूशन का कारण क्यों न हो, फिर भी इंसानों के बचे रहने के लिए उनका होना जरूरी था। ये समझने के बाद मैं फिर से और एनाहाइलेशन ट्रैप्स बनाने में लग जाता हूं। लीसा काफी देर से मुझे देख रही थी और उसे लगता है कि शायद मुझे सिर्फ इसी तरह की चीजें फॉर्ज करने में खुशी मिलती है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं ये सारे गियर और ट्रैप्स सिर्फ इसलिए बनाता था ताकि मुझे नए और अलग अलग अनुभव मिल सके, क्योंकि उस जमे हुए 1000 साल के दौरान मुझे ऐसा कुछ भी अनुभव करने का मौका नहीं मिला था। ये सुनकर लीजा मुझसे कहती है कि अगर मैं लगातार मजबूत होता रहा तो आगे मेरे इंतजार में इससे भी ज्यादा नए एक्सपीरियंसेस होंगे। यही हमेशा से मेरा अटल विश्वास रहा था जो मुझे खुद को लगातार मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ाता था। देखते ही देखते रात काफी गहरी हो जाती है और अब ठीक हो चुके एंजल्स मुझे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। एनाहाइलेशन ट्रैप्स को फाइनल करने के बाद एंजल्स दूसरे देशों में डंजन्स बनाने के लिए निकल जाते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस बार खतरनाक मॉन्स्टर्स की संख्या कम होगी। लीसा मुझे चिंता न करने के लिए कहती है कि अगर थर्ड टियर मॉन्स्टर्स भी सामने आ जाएं, तब भी ये मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि अर्थ को दोबारा सामान्य स्थिति में लाने का एकमात्र तरीका बड़ी संख्या में डंजन्स बनाना ही है। एंजल्स को विदा करने के बाद मुझे खुद भी थोड़ी थकान महसूस होती है, इसलिए मैं अपना सामान समेटकर घर की तरफ निकल जाता हूं। घर पहुंचते ही मैं शावर लेता हूं, लेकिन मिरर में खुद को देखकर मैं सच में उलझन में पड़ जाता हूं। शावर के बाद मैं लीसा से पूछता हूं कि क्या हाल के दिनों में मेरा शरीर पहले से ज्यादा मस्कुलर हो गया है। ये सुनकर लीसा सोचती है कि मैं कितना स्लो हूं, क्योंकि जब भी मेरा लेवल बढ़ता है मेरा शरीर भी उसी के साथ विकसित होता है। ये सुनते ही मेरी सारी उलझन दूर हो जाती है और तभी समझ आता है कि पिछले कुछ समय से मेरा चेहरा भी लगातार बेहतर क्यों दिख रहा था। वैसे लीसा को मेरे लुक्स की ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन वो बताती है कि इंसानों की नजर में मैं सच में पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया हूं। लीसा की बात की पुष्टि मिलते ही मैं खुशी से झूम उठता हूं। तुरंत उसके सामने अपने बाइसेप्स दिखाने लगता हूं और लगातार उन्हें फ्लेक्स करने लगता हूं। ये देखकर लीसा मुझे चिप्स का एक पैकेट दे मारती है और कहती है कि टीवी के सामने से हट जाऊं। वहां से जाते समय मैं लीसा को जल्दी सो जाने की याद दिलाता हूं और वापस अपने कमरे में चला जाता हूं। उसके जैसी हायर बीइंग के लिए अच्छा दिखना कोई खास बात नहीं है और लीसा को मेरे अंदर जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगती है वो मेरी अटूट लगन है। जल्द ही अगली सुबह हो जाती है। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आती है और मैं धीरे धीरे अपनी नींद से जागता हूं। तभी मुझे पता चलता है कि सिस्टम ने मुझे एक नोटिफिकेशन भेजा है कि मैंने एक नई स्किल हासिल कर ली है, रेस्ट। मेरे रेस्ट स्किल हासिल करने की बात सुनते ही लीसा तेजी से उड़ती हुई मेरे पास आ जाती है। जब वो देखती है कि मैं इस स्किल को ज्यादा महत्व नहीं दे रहा तो वो बताती है कि रेस्ट में मास्टरी हासिल करना SSS डिफिकल्टी वाला काम है। लीसा हैरान है कि मैंने आखिर इसे सीखा कैसे, क्योंकि खुद वो भी अभी तक इसे मास्टर नहीं कर पाई है। असल में इतने लंबे समय से हर रात मैं इस बात पर प्रयोग करता रहा था कि ज्यादा आराम से कैसे सोया जाए, और आज आखिरकार वही स्किल अपने आप जाग गई। जब लीसा को इसके पीछे की कंडीशन समझ आती हैं, तब उसे आखिरकार समझ आता है कि वो खुद इसे कभी मास्टर क्यों नहीं कर पाई। मुझे लगा था कि इस स्किल का कोई जबरदस्त इस्तेमाल होगा, लेकिन लीसा की बातों से तो ऐसा लगता है कि इसका काम सिर्फ मुझे अच्छी तरह आराम करने में मदद करना है। हालांकि मुझे तुरंत इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है कि अगर इसका काम सिर्फ इतना ही होता तो लीसा पहले इतनी हैरान क्यों होती। मैं उससे जल्दी से रेस्ट के असली फायदे बताने के लिए कहता हूं, लेकिन उससे पहले वो मुझे स्किल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझाने का फैसला करती है। हम जो भी स्किल्स हासिल करते हैं वे क्लास एडवांसमेंट की तरह आगे भी विकसित हो सकती हैं, और एक बार कोई स्किल इवॉल्व हो जाए तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरी हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्पीयरमैनशिप और रेस्ट अभी भी इवॉल्व हो सकती हैं, लेकिन फॉर्जिंग और बुचरी अपनी मैक्सिमम सीमा तक पहुंच चुकी हैं। जहां तक स्टेल्थ की बात है, वो अभी एक्टिव स्किल नहीं बनी है, इसलिए फिलहाल उसे इवॉल्व नहीं किया जा सकता। मेरी हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्पीयरमैनशिप अभी तक इवॉल्व क्यों नहीं हुई, इसकी वजह यह है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स बेहद मुश्किल हैं।
जब मैं अभी भी डिटेल्स को लेकर उलझन में रहता हूं तो लीसा मुझे इन्फो पैनल खोलकर देखने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही मैं वहां एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स देखता हूं मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूं। स्पीयरमैनशिप को शॉर्ट टर्म में इवॉल्व करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी असली थर्ड टियर मॉन्स्टर नहीं देखा है, और फोर्थ टियर स्टोन हासिल करने की तो बात ही अलग है। जहां तक रेस्ट स्किल की बात है, वो इवॉल्व होने के बाद ही वास्तव में उपयोगी बनती है, और फिलहाल ये सिर्फ मेरी नींद से होने वाली रिकवरी को थोड़ा बढ़ाती है। लेकिन मैं अभी सिर्फ लेवल 28 पर हूं और अभी तक डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अगर मेरी स्किल्स में सुधार नहीं हुआ तो आने वाली बैटल्स मेरे लिए लगातार मुश्किल होती जाएंगी। लीसा को लगता है कि मेरे धीरे लेवल अप करने की वजह शायद मेरी यूनिक क्लास है। अभी मैं बाकी सभी से सिर्फ इसलिए ज्यादा मजबूत हूं क्योंकि मैंने 1000 साल तक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा दूसरे इंसान अपनी क्लासेस को एडवांस करके अपनी डिवाइन पावर मजबूत कर लेंगे और मैं बहुत जल्दी उनसे पीछे रह जाऊंगा। हालांकि लीसा का मानना है कि अगर मैंने सच में डिवाइन पावर पर महारत हासिल कर ली तो शायद मैं एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल सकता हूं जो बाकी सभी से आगे निकलकर गॉड्स के बराबर पहुंच जाए। और लीसा को महसूस हो रहा था कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो तुरंत अपने ही ख्यालों को रोक देती है, क्योंकि अगर वो आगे सोचती रही तो मेरा अस्तित्व ही एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लीसा के मुझे स्किल समझाने के 2 दिन बाद जैसे ही मैं उठता हूं मुझे टेबल पर ब्रेकफास्ट रखा हुआ दिखाई देता है। पता चलता है कि मॉम इसे बनाने के लिए दूसरी दुनिया से वापस आई थी और ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद वो फिर जल्दी से चली जाती है। ब्रेकफास्ट के दौरान मैं लीसा से पूछना शुरू करता हूं कि स्किल अपग्रेड की कंडीशंस आखिर पूरी कैसे करनी है, क्योंकि जिन कुछ मॉन्स्टर्स का मुझे शिकार करना है वे अर्थ पर मौजूद ही नहीं लगते। लीसा मुझे चिंता न करने के लिए कहती है कि जब डिवाइन पावर कुछ समय तक एक्टिव रहेगी तो ऐसे मॉन्स्टर्स धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे जो पहले अर्थ पर कभी मौजूद नहीं थे। डिवाइन पावर की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उन क्रीचर्स के आने की स्पीड भी उतनी ही तेज होगी। तभी टीवी पर चल रही एक न्यूज रिपोर्ट अचानक लीसा और मेरा ध्यान खींच लेती है। स्क्रीन पर दिखाई दे रही जानी पहचानी बिल्डिंग्स को देखकर लीसा और मैं तुरंत उस जगह को पहचान लेते हैं जहां सिर्फ 2 दिन पहले हमने उस जायंट लेपर्ड से लड़ाई की थी। उस जायंट लेपर्ड की कॉर्प्स उन प्लाजाज में से एक में छोड़ी गई थी, लेकिन जैसे ही कैमरा उस प्लाजा की तरफ घूमता है जायंट लेपर्ड की बॉडी पूरी तरह गायब दिखाई देती है। मुझे लगता है कि उस दिन वहां मौजूद लोगों ने उसकी बॉडी को पूरी तरह प्रोसेस कर दिया होगा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद लीसा कहती है कि मामला इतना सिंपल नहीं है। जैसा कि न्यूज में बताया जा रहा था, जहां कॉर्प्स पड़ी थी वो जगह पूरी तरह साफ थी, और रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि उस हंट में शामिल हुए लोग भी सभी गायब हो चुके हैं। ये सुनकर लीसा और मैं पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। कई लोग अंदाजा लगा रहे थे कि डंजन ने इंसानों और मॉन्स्टर दोनों को निगल लिया होगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे बनाया था उसके तौर पर मैं जानता था कि ये डंजन का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुरंत दूसरी संभावना के बारे में सोचता हूं कि उस जगह पर कोई दूसरा मॉन्स्टर जरूर था। लीसा को पूरा यकीन था कि जायंट लेपर्ड सच में मर चुका था, क्योंकि उसका मॉन्स्टोन मैंने निकाल लिया था, इसलिए ये हंट पूरी तरह सफलतापूर्वक खत्म हो जाना चाहिए था। तब लीसा आखिरी बची हुई संभावना बताती है कि पहले वाला मॉन्स्टर अपने अंदर एक कब लेकर चल रहा था। लीसा की बात को ध्यान से सोचने के बाद मुझे एहसास होता है कि शायद यही सच था, क्योंकि अभी टीवी पर भले ही सिर्फ एक पल के लिए वो दिखाई दिया था, लेकिन मैंने एक ब्लैक लेपर्ड की झलक जरूर देखी थी। लगता है उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी स्टेल्थ थी, इसी वजह से उसने इतने सारे लोगों को आसानी से धोखा दिया। ये सोचकर मुझे गहरा पछतावा होने लगता है कि अगर मैंने उस जायंट लेपर्ड को उसी समय पूरी तरह बुचर कर दिया होता तो ये छिपा हुआ खतरा कभी पीछे नहीं छूटता। लेकिन लीसा की नजर में ये मेरी गलती नहीं थी, और असली वजह तो वे लोग थे जो मटेरियल्स के लिए आपस में लड़ रहे थे और समय रहते कॉर्प्स को बुचर नहीं कर पाए। फिर भी लीसा की बात मुझे पूरी तरह दोषमुक्त नहीं कर पाती, क्योंकि मैं सच में बहुत लापरवाह था। मेरा उदास चेहरा देखकर लीसा को अचानक महसूस होता है कि शायद वो मुझे एक इंसान के तौर पर अभी तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाई थी। अब आखिरकार मुझे उस लेपर्ड के साथ उस समय हुई घटना समझ आती है। उसकी मौत पहले से तय थी, इसलिए उसका स्ट्रगल असल में इवोल्यूशन के लिए नहीं था, बल्कि वो अपने कब को अपने अंदर छिपाने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैंने उसकी कॉर्प्स को पूरी तरह बुचर नहीं किया था और पार्टिसिपेंट्स के आखिरी आधे हिस्से को वहीं छोड़ दिया था। अब पीछे मुड़कर सोचने पर साफ था कि उस लेपर्ड के कब ने अपनी स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करके चुपचाप उसी के अंदर खुद को छिपा लिया होगा। मेरे जाने के बाद लोगों के बीच लूट के सामान को बांटने को लेकर विवाद शुरू हो गया, इसलिए उस मादा लेपर्ड का शव काफी लंबे समय तक वहीं पड़ा रहा होगा और शायद उसी दौरान उसका बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन अब लीसा एक और भी बुरी संभावना के बारे में सोचती है कि इतने सारे लोगों ने मिलकर उस जायंट लेपर्ड को मारा था। पैदा होते ही उस लेपर्ड के बच्चे ने अपनी मां के शव को खा लिया होगा और साथ में वहां मौजूद बड़ी संख्या में लेवल 1 इंसानों को भी निगल लिया होगा। उसकी बात सुनकर मैं पूरे शरीर से कांपते हुए पूछता हूं कि क्या ये लेपर्ड का बच्चा सच में 3rd टियर का हो सकता है। लीसा मेरे अनुमान की पुष्टि करती है कि उसकी खास स्टेल्थ एबिलिटी को देखते हुए उस बच्चे की ताकत निश्चित रूप से 3rd टियर की है। ये सुनकर मैं चुप हो जाता हूं और शोर कर रहे टीवी को बंद कर देता हूं।
लीसा जानना चाहती है कि क्या मुझ में इस मॉन्स्टर का सामना करने का भरोसा है, और स्वाभाविक रूप से मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। अगर उसकी एबिलिटी भी स्टेल्थ है तो जरूरी नहीं कि मैं उसके सामने हार जाऊं। मेरे आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर लीसा मुझे एक अच्छी खबर भी देती है कि अगर उसकी स्टेल्थ एबिलिटी इतनी जबरदस्त है तो उसकी डिफेंस और अटैक तुलनात्मक रूप से कमजोर होंगी। इसके अलावा वो अभी अभी पैदा हुआ है, इसलिए उसकी ताकत पिछले लेपर्ड से बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कुछ नया गियर तैयार करने के लिए निकलने की तैयारी करता हूं, क्योंकि मुझे उसे जल्दी पकड़ना होगा, वरना अगर वो डाउनटाउन तक पहुंच गया तो वहां अभी भी फंसे हुए इंसानों की जान गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन तभी मुझे अचानक एक ऐसे व्यक्ति की याद आती है जो मेरी मदद कर सकता है, विक्टोरिया, जो मुझे पावरफुल बफ्स दे सकती है। इसलिए मैं उससे संपर्क करने की तैयारी करता हूं। मुझे अपने फोन से विक्टोरिया को कॉल करते देखकर लीसा याद दिलाती है कि ऐसा करना मेरी आइडेंटिटी उजागर करने के बराबर होगा। इसलिए मैं वर्कशॉप के पास मौजूद एक फोन बूथ की तरफ जाता हूं और कार्ड पर लिखे नंबर को डायल करना शुरू करता हूं। हालांकि मैंने कहा था कि मैं उससे संपर्क नहीं करूंगा, लेकिन इस समय हालात अलग हैं और उसकी मदद से मेरे जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। उधर दूसरी तरफ विक्टोरिया कॉल उठाती है, लेकिन पब्लिक फोन से कॉल आने की वजह से वो थोड़ी उलझन में पड़ जाती है और कॉल कनेक्ट होने के बाद भी वो मेरी आवाज पहचान नहीं पाती। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उसे वही टाइटल बताता हूं जो उन लोगों ने मुझे पहले दिया था। ये सुनते ही विक्टोरिया समझ जाती है कि कॉल मैंने किया है और मैं बिना समय बर्बाद किए उसे तुरंत बताता हूं कि मॉन्स्टर का शव गायब होने की असली वजह क्या है, स्थिति कितनी गंभीर है। ये समझते ही विक्टोरिया तुरंत मेरी मदद के लिए आने को तैयार हो जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी सहायता के लिए मिलिट्री से भी संपर्क करने की बात कहेगी। अब मदद का इंतजाम हो चुका था, इसलिए मुझे अपने इक्विपमेंट में कुछ बदलाव करने थे। वापस वर्कशॉप में पहुंचकर मैं विक्टोरिया से मिले ढेर सारे मटेरियल्स निकालता हूं, क्योंकि मॉन्स्टर की स्टेल्थ एबिलिटी का मुकाबला करने के लिए मैं एक खास वेपन तैयार करना चाहता हूं। लीसा समझ नहीं पाती कि मैं क्या कर रहा हूं। वेपन्स की बात करें तो मेरा आयरन स्पीयर ही काफी होना चाहिए, लेकिन इस बार मुझे एक रेंज थ्रोइंग वेपन चाहिए। सामने वाले की स्किल स्टेल्थ है, हालांकि संभव है कि वो मेरी स्टेल्थ जितनी मजबूत ना हो, इसलिए ऐसी स्थिति में एम्बुश सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। कुछ ही समय में मैं मादा लेपर्ड की हड्डियों से एक बोन हार्पून तैयार कर लेता हूं। सामान्य स्पीयर से अलग इसके कंधे वाले कांटे शिकार के शरीर में फंसकर उसे अपनी जगह पर रोक सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ और चीजें भी जोड़ने वाला हूं। हार्पून की पेनिट्रेशन भले ही बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर इसके पीछे बंधी रोप टूट गई तो इसकी सारी ताकत बेकार हो जाएगी। इसलिए मैंने लेपर्ड की खाल को रस्सी की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद जब लीजा ने मेरे हाथों से तैयार किया हुआ शानदार वेपन देखा तो उसे शक होने लगा कि शायद मैंने इसे बनाने में डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल किया है। ये सुनकर मैं वहीं चुप रह गया, क्योंकि अगर मुझे डिवाइन पावर में महारत हासिल होती तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और मैं सीधे उस मॉन्स्टर के पास जाता और उसे बुरी तरह पीट कर रख देता। आखिरकार कई घंटे बाद मेरी जरूरत की सारी चीजें तैयार हो गईं। मुझे मदर लेपर्ड की हड्डियों से उसके ही बच्चे का शिकार करते देखकर लीसा को भी लगा कि मैं वाकई बहुत निर्दयी हूं, लेकिन अभी भी इतना काफी नहीं था। इसलिए मैंने अपने पास मौजूद हाई टियर माना स्टोन निकाल लिया। लीसा ने तुरंत मुझे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ एक हार्पून के लिए अपनी पूरी दौलत दांव पर लगा दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से यही होता है रिसोर्सेज का पूरी तरह इस्तेमाल करना। अगर मैं कब लेपर्ड को मार ही नहीं सकता तो इस माना स्टोन को अपने पास रखकर भी क्या फायदा। जल्द ही माना स्टोन की शक्ति से भरते ही हार्पून से जबरदस्त पावर निकलने लगी। अब यह हार्पून हाई यूनिक ग्रेड तक पहुंच चुका था और इसके सभी एट्रीब्यूट्स में 20% की बढ़ोतरी हो गई थी। इसका असर मेरी उम्मीद से दोगुने से भी ज्यादा था और लगता है यही हाई टियर माना स्टोन की असली ताकत है। अपने सारे नए गियर पहनकर मैं वापस फोन बूथ पहुंचा ताकि विक्टोरिया से संपर्क कर सकूं। वो पहले ही प्लाजा की तरफ आ रही थी, इसलिए मैंने उसे तुरंत अंदर आने से मना किया। उस मॉन्स्टर के पास स्टेल्थ की एबिलिटी है और बिना सोचे समझे अंदर जाना उसे आसानी से एम्बुश का शिकार बना सकता था। कब लेपर्ड शायद उसी जगह के आसपास होगा जहां उसकी मदर लेपर्ड मरी थी, क्योंकि बहुत मुमकिन था कि वो अपनी मां की मौत का बदला लेने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए मैंने विक्टोरिया को बेहद सावधान रहने की चेतावनी दी। आखिर मदर लेपर्ड को मारने वाले हम दोनों ही थे। तभी लीसा ने आगे एक व्हीकल देखा जिसके अंदर विक्टोरिया थी, लेकिन वो अभी भी मेरी असली पहचान नहीं जानती थी। गाड़ी चलाते हुए विक्टोरिया ने मुझसे मेरी योजना पूछी। मेरा प्लान था कि हार्पून की मदद से उसे जमीन पर पिन कर दिया जाए ताकि वो अपनी स्टेल्थ का इस्तेमाल न कर सके और एक आसान टारगेट बन जाए। इसके बाद मैं सबसे पहले उस जगह में प्रवेश करूंगा। जल्द ही लीसा को एहसास हुआ कि कब लेपर्ड आसपास ही है। लगता था कि उसने अभी तक मेरे आने का पता नहीं लगाया था, जिससे एम्बुश करना और भी आसान हो गया। मैंने हार्पून का दूसरा सिरा जमीन में गहराई तक गाड़ दिया और अब मुझे बस कब लेपर्ड के खुद इसके अंदर आने का इंतजार करना था। उसकी मौजूदगी लीसा और मेरी नजरों से बिल्कुल भी बच नहीं सकती थी। आखिरकार
कुछ समय बाद एक डरावनी और बेचैन कर देने वाली प्रेजेंस धीरे धीरे फैलने लगी। कब लेपर्ड अब मेरे बिल्कुल पास था, लेकिन उसने अभी तक मेरी मौजूदगी महसूस नहीं की थी। उसे अपनी स्टेल्थ पर पूरा भरोसा था और वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि लीजा और मैंने उसे पूरी तरह घेर रखा है। स्टेल्थ मोड में मेरे पैसिव्स मुझे हर एक के लिए 10% का डैमेज बूस्ट भी दे रहे थे। अगले ही पल मैंने पूरी ताकत से हार्पून फेंक दिया। तेज रफ्तार से उड़ता हुआ हार्पून घातक इरादे के साथ सीधा कब लेपर्ड के शरीर को भेद गया और अचानक उठे भयंकर दर्द से लेपर्ड दर्दनाक आवाज में चीख उठा।